सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेकर, जिसमें कि हम देखने वाले हैं अभी केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो एक दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, सो आपको मतलब वन शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर सिखाया जाएगा। तो वीडियो को एंड फर्स्ट लास्ट तक देखना होगा आपको। मतलब ये जो आपका पीरियड है बिफोर द एग्जाम, इससे पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, वो आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। ओके, सो टेंशन मत लीजिए, मतलब कि एग्जाम पास में आ गई तो क्या हो सकता है। ओके, सो कोई भी हो, ये जो वीडियो होने वाले है, जो आगे से यहाँ से वीडियो सीरीज होने वाली है, इसमें आपको मतलब मैक्सिमम हम देंगे, मतलब कम इसमें ज्यादा आउटपुट, जिसे कहते हैं ना हम, कम इसमें ज्यादा आउटपुट, वो वाली चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मतलब आप देखिए हमें ये हेल्प करता है, हमें मोटिवेट करता है आपको, आप सब कुछ पढ़ाने के लिए। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो चैनल अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, सो चैप्टर नंबर है अपना 4, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने केमिस्ट्री के सिलेबस का। ओके, मतलब अब इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार देंगे। ओके, 5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यही अपना मतलब सिलेबस का ही नहीं, मतलब पूरे का पूरा जो मतलब कहते हैं ना केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, समझे। तो ये केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होगा ये इस वीडियो में कवर कर देंगे हम। ओके, एंड जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है, यानी कि न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर कम से कम 2 से 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एंड 5 मार्क के आसपास, मतलब 5 to 8 मार्क्स के आसपास थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ओके, तो सबसे पहले यही चैप्टर लिया है हमने। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि क्या होता है। ओके, व्हाट इज मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिकल। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। ओके, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइक मतलब एक फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर है, एंड केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर है। व्हाट इज मीन बाय थर्मो एंड डायनेमिक्स। ओके, सो इट इज अ ब्रांच, ये किसकी ब्रांच है, फिजिकल एंड केमिकल की ब्रांच है, विच डील्स, किसके साथ डील करेगा, स्टडी विथ एन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे थर्मो एंड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब डायनेमो मतलब क्या, मूविंग। ओके, मूविंग चीज। सो डायनेमिक्स यानी क्या, एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहना या फिर चेंज होते रहना, जिसे कहते हैं डायनेमिक्स। थर्मो मतलब क्या, टेम्परेचर यानी क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी को रिलेट करता है टेम्परेचर। सो जो कोई भी चीज है, जिस किसी में भी आपको थर्मो मतलब एनर्जी के चेंजेस, ओके, एनर्जी चेंजेस आपको दिखे जाएंगे, उसका अगर आपने स्टडी किया तो उसे क्या कहेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स। सो द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। सो इसमें दो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इट इज अ मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड फिजिकल केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मैकेनिकल और फिजिकल। ओके, मतलब क्या रहता है, अभी देखिए मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिक्स। ओके, जैसे कि फिजिकल मतलब ये कि जिसमें केमिकल इन्वायरमेंट नहीं रहता, सपोज लाइक केमिकल इन्वायरमेंट नहीं रहे। सपोज आपने इंजन देखा है। ओके, इंजन गर्म होता है। सो ये गर्म होने का एक टेंडेंसी है, ये फिजिकल टेंडेंसी है ना, तो ये फिजिक्स में आता है। सो फिजिक्स में इसका स्टडी किया हुआ है। सो आपको हीट इंजन नाम का जो टॉपिक है वो आपको फिजिक्स में दिया हुआ है, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, सो उसे कहते हैं फिजिकल। ओके, फिजिकल और मैकेनिकल। नेक्स्ट है केमिकल मतलब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, मतलब क्या कि जिसमें केमिकल इन्वायरमेंट होता है या फिर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज कैसे होता है। ओके, सो एनर्जी चेंज विच डील्स विद द, ओके, ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है जो कि एनर्जी चेंजेस को डील करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, सो आपको 3 पॉइंट ज्वाइन करने हैं, कौन से, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ओके, इट्स कॉल्ड एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो अपने को जो चैप्टर है केमिस्ट्री में वो कौन सा है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो अब देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, आपको देखिए कोई सी भी चीज पढ़नी है तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए उसके बारे में, है कि नहीं। सो उसी तरीके से अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो थर्मोडायनेमिक्स किसके ऊपर स्टडी करना है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो जो कोई भी चीज के ऊपर, यानी कि जिस कोई भी चीज को आपको लेना है उसका आपको थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर करना है, उसका थर्मोडायनेमिक्स मतलब उसके थर्मोडायनेमिक्स मैटर आपको कंसीडर करने हैं, उसके ऊपर आपको पढ़ाई करना है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सिस्टम।
ओके, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ओके, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन विच द थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड, यानी कि जिसके ऊपर आपको जो कोई भी थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई भी चीज है उसको आपको सीखना है या फिर कोई भी है, तो वो जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का कौन सा भी पार्ट, यूनिवर्स का पार्ट कौन हो सकता है, सन हो सकता है, यानी कि सन के ऊपर आपने उसके, ओके, सन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ओके, तो उसका स्टडी करना, यानी कि वो जो सन एज अ यूनिट, ओके, यानी कि सन एज अ यूनिट अगर लिया तो उसे क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहेंगे, ओके। और भी चीजें ले सकते हैं, कैसे, और कप ऑफ टी है कि नहीं, कप ऑफ टी एक हॉट रहता है कि नहीं, वो बाद में ठंडा हो जाता है, यानी क्या एनर्जी रिलीज होता, हो गया, मतलब उसमें क्या होता है, एनर्जी चेंजेस हो रहे, अगर आपने उसका स्टडी किया, एनर्जी स्टडी, अब एनर्जी चेंजेस का हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि क्या, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, जिस किसका भी कर रहे हैं, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किसका कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, ओके, उस चीज को क्या कहेंगे हम, सिस्टम कहेंगे। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप, ब्रेक का, ओके, बीकर विद हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ओके, कोई भी ले सकते। अब देखिए इसके 2-3 एग्जांपल है, मतलब क्या, इसके 3 पार्ट है, यानी कि सिस्टम 3 इसमें डिवाइड हो सकता है, कैसे, ओपन सिस्टम यानी क्या, इट इज ओपन, हाउ इट इज ओपन, मतलब क्या, अब देखिए सिस्टम को छोड़ के जो कोई भी पास की चीज है, यानी कि क्या, अगर कप ऑफ टी है, ओके, कप ऑफ टी है, उसको छोड़ के वो जो कोई भी उसके पास का इन्वायरमेंट है, ओके, वो जो उसके पास का इन्वायरमेंट है उसे कहते हैं सराउंडिंग, उसे क्या कहते हैं हम, सराउंडिंग, ओके। सो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, एनर्जी चेंज होता रहता है, यानी क्या, एनर्जी चेंज होगी, वो कहा, यानी कि कप ऑफ टी की जो हीट है वो कहा किसको दी जाएगी, एनवायरमेंट को दी जाएगी, उसके पास के, है कि नहीं। सो इन दोनों के ऊपर, यानी कि ये जो एनर्जी चेंज है, इन एनर्जी चेंज के मतलब ये कैसे होता है, एनर्जी चेंज होता है या फिर नहीं होता, इसके ऊपर जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, उसके ऊपर ये 3 सिस्टम को डिवाइड किया है, ओके, इट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। सो आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर दो मार्क के लिए कौन सी भी, या फिर एक मार्क के लिए आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय ओपन सिस्टम यानी क्या, ऐसे सिस्टम जिसमें से आप मैटर को निकाल सकते हैं, एनर्जी को भी निकाल सकते हैं एंड डाल सकते हैं, यानी क्या, मैटर, यानी कि अगर देखा आपने कप ऑफ टी लिया, उसे, ओके, कप ऑफ टी में एकदम मतलब बेसिक एग्जांपल है इसलिए मैं कप ऑफ टी ले रहा हूं, कोई भी ले सकता है आप, यानी कि बीकर विथ फिल्ड विथ वाटर, ओके, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, उसमें से कप ऑफ टी से आप टी निकाल सकते हैं एंड उसमें डाल भी सकते हैं, ओके, अगर वो आधा भरा हुआ तो, ओके, मतलब आधा से अगर ज्यादा हो सकता है कि नहीं, यानी कि उसे हम निकाल भी सकते हैं एंड डाल भी सकते हैं, यानी क्या, मैटर को हम ऐड कर सकते हैं एंड डाल भी सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं हम, उसको हीट भी कर सकते हैं, कैसे, आपने डायरेक्ट क्या किया, डायरेक्ट उसको गैस के ऊपर रख दिया, ओके, मतलब डायरेक्टली आपने गैस के ऊपर रख दिया, तो आप उसको हीट भी दे सकते हैं, यानी क्या, और उससे हीट भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने आप ठंडा हो जाता, मतलब क्या, तो सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी चेंजेस, यानी कि जिसमें से आपको मैटर चेंज हो सकता है एंड एनर्जी भी चेंज हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, विद द सराउंडिंग, कहां पर से, सराउंडिंग में, इसलिए मैंने सराउंडिंग आपको डेफिनेशन बताई हुई है। सो एनर्जी चेंजेस एंड मैटर कैन बी चेंज, ओके, इन द विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्या हो सकती है फिर, क्लोज सिस्टम में क्या हो सकता है, एनर्जी चेंज हो सकती है बट क्या नहीं हो सकता, मैटर नहीं निकाल सकता। क्लोज सिस्टम यानी क्या, जिसमें से आपको मैटर निकाल सकते हैं, ओके, जिसमें से आप सिर्फ मैटर निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप क्लोज सिस्टम का, जैसे कि कोई भी मतलब जिसमें कि छेद हो, ओके, कोई भी मतलब अपनी कैंटीन देखा होगा, उसमें अगर छेद रहा तो उसे आप निकाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब क्या है, जैसे कि देख सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स है, उसमें एक तो भी फ्रेंड्स रहता है जो आइसोलेट रहता है, यानी क्या, उसको कोई भी लेना देना नहीं रहता, ओके, मतलब लेना देना ही नहीं। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी सिस्टम रहती है जिसमें कोई भी लेना देना नहीं है, मैटर का लेना भी नहीं है और एनर्जी का देना भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। उसे क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम इन विच नाइदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज, ओके, अलाउड टू एक्सचेंज, ओके, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। आइसोलेटेड सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, ओके, जिसमें से आपको मतलब, अब देखिए ये जो मैंने जो चीजें बताई हुई है, ओके, जिसमें कि आप एनर्जी चेंज होता सकता है, यानी क्या, एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी डाल सकते हैं, ओके, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा से मतलब क्या, डेल्टा मतलब चेंज रहता है, ओके, डेल्टा मतलब क्या, चेंज। सो चेंज इन एनर्जी, यानी कि क्या हो सकता है, उसे निकाल भी सकते हैं, यानी क्या, उसमें माइनस, उससे निकाल सकते हैं, एनर्जी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, एंड उसमें डाल भी सकते हैं, यानी कि क्या, प्लस,
ओके, उसमें ऐड कर सकते हैं, उसकी वजह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डेल्टा यानी कि क्या चेंज, प्लस माइनस यानी क्या इसमें चेंज भी हो सकता है। ओके, यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है, टी इन थर्मस। अब देखिए टी इन थर्मस यानी क्या, अब देखिए उसमें से आप जो थर्मस में का टी है वो ज्यादा टाइम तक यानी क्या, हाँ एक्चुअल में एक लॉ रहता है थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, जिसके कारण ठंडा हो जाता है। बट आइसोलेटेड, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी है जिसमें से आप एनर्जी निकाल भी नहीं सकते एंड उसमें से आप एनर्जी डाल भी नहीं सकते, मैटर भी निकाल नहीं सकते एंड डाल भी नहीं सकते। जैसे कि आपने थर्मस की बोतल देखी हो जिसमें अगर टी हुआ, उसको अगर फिट, मतलब उसको जो लीड है उसका अगर फिट टाइटली फिट किया तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो सिस्टम है वो कैसे होगी, आइसोलेटेड सिस्टम होगी। वो उसमें से आपका चाय जो होगी, आपकी टी जो होगी वो ठंडी नहीं होगी या फिर मतलब उतनी उसका टेम्परेचर रहेगा। ओके, और एक्सेप्शन है इसमें कि वो ठंडा हो जाता है। ओके, वो आपको बाद में पढ़ा दूंगा। ओके, क्लियर है, तो तीनों चीजें सिस्टम क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या, द थिंग्स आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के बाहर, सिस्टम को छोड़ के जो कोई भी चीज है। ओके, यानी कि क्या, और कप ऑफ टी लिया, ओके, आपके बेडरूम में कप ऑफ टी रखा हुआ है और जो आपका बेडरूम का सराउंडिंग है, ओके, बेडरूम के पास मतलब कप ऑफ टी को छोड़ के जो कोई भी चीज है आपके बेडरूम में वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और भी क्या हो सकता है, यानी कि बेडरूम ही नहीं, आपका घर भी क्या हो सकता है, सराउंडिंग हो सकता है। आपका घर भी नहीं, आपका गांव, आपका शहर, ये चीजें सबको सराउंडिंग हो सकती है, यानी कि यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब क्या, वो जो सिस्टम है उसको छोड़ देने का, बाद में जो कोई भी चीज है उसे क्या कहेंगे, हम सराउंडिंग कहेंगे। क्लियर है। एंड बाउंड्री यानी क्या, इमेजिनरी वॉल सेपरेटिंग द टू सिस्टम। एक इमेजिनरी वॉल सेपरेटिंग द टू सिस्टम इज कॉल्ड एज बाउंड्री। जैसे कि आप देखे कि कप ऑफ टी है, उसकी जो वॉल्स है, ओके, ये कैसी है, ये सिस्टम को, यानी कि क्या, एक कप ऑफ टी उसके वॉल के सहित, ओके, और इमेजिनरी डायरेक्ट ऐसे इस तरह से, ओके, इस तरह से इमेजिनरी है, ये जो है इसको क्या कहेंगे, हम बाउंड्री कहेंगे, जो कि सराउंडिंग अलग है एंड सिस्टम अलग है। ओके, क्लियर है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आपको देखना पड़ेगा। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, आप ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी, ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे। ओके, एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से आपको मतलब अदर चीजें आपको थर्मोडायनेमिक्स की समझ में आएंगी। ओके, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब क्या, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी क्या, जिसमें कि टेम्परेचर की टी जो वैल्यू है T0, ओके, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज, ओके, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का चेंज, वो क्या होना चाहिए, 0। ओके, मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, कौन सी भी प्रोसेस है जिसमें अगर आपका जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है उसे क्या कहते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब कौन सी भी रिएक्शन लो, अगर वो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, ओके, सपोज बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। सो जो प्रोसेस है 100 डिग्री सेल्सियस की, वो जो प्रोसेस है वो कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर से 101 भी नहीं हो सकता एंड 99 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग एक प्रोसेस है, बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्टीम हो जाएगा, एंड 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो वो बॉइलिंग प्रोसेस ही नहीं कहेंगे, है कि नहीं। मतलब जो कांस्टेंट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस इज कांस्टेंट टेम्परेचर, सो उसे क्या कहेंगे हम, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है। ओके, इन दिस रिएक्शन T1 इज इक्वल टू T2, T1 एंड T2 मतलब क्या है, T1 मतलब पहला वाला टेम्परेचर एंड T2 मतलब सेकंड वाला टेम्परेचर। ये अगर इक्वल हुए मतलब क्या, डेल्टा टी क्या हो गया, 0, यही बताया हुआ है। सो आपको पूछा जा सकता है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज गिवन। ओके, लाइक डेल्टा क्यू हो सकता है इज इक्वल टू 0 एंड मतलब ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, बट आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आइसो बार। बार मतलब क्या, देख आपको ध्यान में रखना होगा, बार मतलब प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट क्या है, एक बार है। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मतलब रिलेट करके आइसोथर्मल में थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मामीटर, है कि नहीं, उसी तरह से बार मतलब क्या, टेम्परेचर और सॉरी प्रेशर। सो जिसमें कि प्रेशर 0 होगा, प्रेशर का चेंज डेल्टा पी विल बी 0 इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसे, अगर देखिए आपके जो पास की रिएक्शन है, आप इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं, मतलब आपने रिएक्शन की आपकी लेबोरेटरी में, मैंने मेरी लेबोरेटरी में रिएक्शन की। ओके, ये दोनों रिएक्शन एक ही प्रेशर के ऊपर हो रही है, वो है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं। अपना कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेयर, है कि नहीं, और 1.133 ओके इंटू 10⁵ पास्कल, ये कांस्टेंट है, आपके यहाँ भी वही भी है और मेरे यहाँ भी वही है। सो यही रिएक्शन अगर दोनों मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हो रही है,
सो उसे कहेंगे हम आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है आइसोकोरिक। अब देखिए दोनों तो चीजें हो गई, क्या हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब आपको तो पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है कि नहीं, एनआरटी, आपको तो ये चीज पता है। ये कौन सा है इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, सो इसमें पी हो गया, सी हो गया एंड पी हो गया, वी भी मतलब टेम्परेचर भी हो गया। अब क्या रह गया, वी। सो जो कोई भी रहेगा सो आइसोकोरिक। कोर सो कोर को आप कैसे रिप्रेजेंट मतलब कैसे समझ सकते हैं, आपको कुछ नहीं, ये हो गया, ये हो गया, मतलब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कौन बचा फिर, वॉल्यूम बचा। सो आइसोबैरिक मतलब आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज। सो जिसमें डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो उसे क्या कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। कैसे, अब देखिए एक कौन सी भी रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है, ओके, एक रिएक्शन कंटेनर में हो रही है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, क्लोज कंटेनर है कि नहीं, क्लोज कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। सो वो जो चीज है उसे क्या कहते हैं हम, आइसोबैरिक प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं आइसोकोरिक, सॉरी। सो तीनों जो चीजें बताई हुई आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखिए हमने फिजिकल कंटेंट बताए हुए हैं, फिजिकल कंटेंट बताए, अब क्या रह गया, एनर्जी रह गया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी मतलब क्या रहता है, ये इसका डायमेंशन देखिए, पी एंड वी एंड एनर्जी का डायमेंशन देखिए, एनर्जी का डायमेंशन तो पता है आपको। सो ये दोनों के डायमेंशन क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया हमारा। ओके, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, सॉरी ये चीज नहीं, ये चीज हो गई। अब क्या रह गया, पूरा का पूरा होल इक्वेशन, मतलब क्या, पीवी मतलब क्या, एनर्जी रह गया। सो उसे क्या कहेंगे हम, एडियाबैटिक। ओके, मतलब क्या, एनर्जी। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कि क्यू मतलब क्या, यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। सो डेल्टा क्यू की वैल्यू जब कभी भी 0 होगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू जब कभी भी 0 होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसे क्या कहेंगे हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए आपने क्या किया था, थर्मल जो मतलब थर्मल फ्लास्क रहता है उसमें आपने टी रखा था, वो मतलब उससे एनर्जी रिलीज नहीं होती यानी एनर्जी ले भी नहीं जाती। मतलब क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस कहाँ पर लगता है पता है, ये हमेशा लगता है ज्यादा करके ओके, ज्यादा करके नहीं लगता ये लगता है आइसोलेटेड प्रोसेस में, आइसोलेटेड। सो आइसोलेटेड प्रोसेस में आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जो मतलब एनर्जी का चेंजेस रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखिए एनर्जी एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे, अब देखिए जहां पर भी ज्यादा एनर्जी होगी, ओके, ज्यादा एनर्जी होगी मतलब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओके, मतलब जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एनआरटी है, ओके, एनआरटी। अब देख ये जो टर्म है, ये टर्म भी किसको रिप्रेजेंट करती है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। यानी क्या, अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो ये टर्म भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब क्या, इसमें तो ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या ज्यादा रहेगा फिर, टेम्परेचर। यानी क्या, कोरिलेट करके देखिए, टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि क्या, एनर्जी ज्यादा है कि नहीं। सो टेम्परेचर ज्यादा है यानी क्या, एनर्जी ज्यादा है, तो दोनों की चीज को आप कोरिलेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यानी कि क्या, उसकी जो एनर्जी है उसको प्रोवाइड करने वाली एनर्जी है तो वो कैसे होगी, 0 होगी। ओके, सो एनर्जी विल चेंज विल बी 0। सो ये चीज सिर्फ आपको समझने के लिए बताई हुई। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी क्या, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज मीन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो ये मतलब जो कोई भी आपको पीडीएफ में दिया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट ही है, बट उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी बता रहा हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी क्या होता है, अब देखिए रिवर्सिबल, आपको रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी प्रोसेस यानी क्या, कौन सी भी प्रक्रिया हो, यानी क्या जो प्रोसेस उल्टी हो सकती है, यानी क्या मतलब वही रिवर्स हो सकती है, उसे क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे, अब देखिए आपने क्या किया, बर्फ लिया, उसका क्या हो गया, पानी हो गया। ओके, बर्फ लिया उसका क्या हो गया, पानी हो गया। मतलब क्या उसमें और देखिए पानी लिया उसका क्या हो गया, भाप हो गया, है कि नहीं। और भाप का यानी क्या, वेपर्स का क्या हो गया, फिर से अगर उसको कूल डाउन किया तो क्या हो जाएगा, वो मतलब वाटर बन जाएगा या फिर लिक्विड बन जाएगा, है कि नहीं। सो ये जो चीज है ये इसको क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है कि नहीं। मतलब क्या, ये जो चीज है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, ये प्रोसेस मतलब जो मेल्टिंग के प्रोसेस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है एंड रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती है। सो ये इस तरह से रिएक्शन को, यानी क्या, दो रिएक्शन which goes in a both direction is called as reversible reaction। और the process in which the driving force मतलब क्या होता है कि कौन सी भी रिएक्शन हो वो रिएक्शन मतलब लेने के लिए। ओके, अब देखिए एक रिएक्शन है, ओके, वो रिएक्शन होनी चाहिए तो उसको एक फोर्स लगता है। ओके, फोर्स लगता है इमेजिनरी फोर्स, यानी क्या, जैसे कि आपको एक काम करना है, उसको आपको कौन सा भी काम करना है उसको ड्राइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है कि नहीं, या फिर कोई भी चीज आपको स्टडी करना है
उसको ड्राइव करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। उसी तरीके से आपको जो रिएक्शन है उसको ड्राइव करने के लिए जो फोर्स रहता है विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन और लेसर देन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या, जो कोई भी रिएक्शन है वो आगे ले जा रहा है, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। फॉरवर्ड मतलब क्या, वो रिएक्शन हो रही है, ओके, फॉरवर्ड मतलब इस तरह से आगे ले जा रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं फॉरवर्ड। और उसी डायरेक्शन में एक रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है। सो ये जो फॉरवर्ड में ले जाने वाला फोर्स है एंड बैकवर्ड में ले जाने वाला फोर्स है, ये स्लाइटली चेंज होता है। कितने रहते हैं, स्लाइटली कम ज्यादा रहते हैं। मतलब क्या, कम ज्यादा रहेंगे तो फिर ये आगे जा सकता है और वही उसी टाइम पर पीछे भी जा सकता है। सो ड्राइविंग फोर्स आर मोर और लेस सेम देन द अपोजिंग फोर्स, ओके। मतलब एक जो फोर्स रहते हैं वो मतलब जो अपोजिंग फोर्स रहते हैं वो कैसे मोर और लेस इक्वल है, ओके। सो उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। तो प्रोसेस कैसे हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। पाथ कैन बी चेंज, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है। द मैक्सिमम वर्क इन द इक्विलिब्रियम एट ऑल पॉइंट, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट गिव्स द मैक्सिमम वर्क इन द इक्विलिब्रियम एट ऑल द पॉइंट। मतलब जो कोई भी, अब देखिए, ये कोई भी रिएक्शन रहती है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है वो कैसी रहती है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन रहती है। मतलब क्या, एक ही टाइम पर अगर फॉरवर्ड की डायरेक्शन में ले जा रहा है तो कोई फोर्स है, मतलब कुछ अमाउंट में क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, ओके। मतलब क्या, उसी पॉइंट के ऊपर दोनों चीज एक हो रही है। सो उसमें उसके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। सो जो कोई भी रिएक्शन रहता है उसमें क्या, मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है वो कैसी रहती है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन रहती है। एंड उसके उस टाइम के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है। कैसे कैसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, अब देखिए, एक फोर्स क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। सो उसी टाइम क्या करेगा, कोई उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की ट्राई करेगा। मतलब क्या, उसको अपोज करने वाला फोर्स एग्जिस्ट होने के कारण उसका जो वर्क होगा, ओके, उसका जो वर्क होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए, इमेजिनरी है वर्क, मतलब क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी क्या है, इमेजिनरी है। सो फोर्स इमेजिनरी है तो वर्क भी उसी तरीके से, मतलब वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ओके। ये विजुअल, मतलब ये थिंग्स आपको समझनी होगी, ये आपको फील करनी होगी, इस तरह से है इस तरह से है, ये ऐसा है कि नहीं। सो ये आपको फील करना होगा। इट कैन बी गो इन बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी जा सकता है। जो कौन सा भी फोर्स आपका हेवी हुआ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के ऊपर अगर बैकवर्ड फोर्स अगर हेवी हुआ तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या, एक जो रिएक्शन है जिसमें ये ड्राइविंग फोर्स आइदर इन वन डायरेक्शन, कौन सी भी डायरेक्शन हो, आइदर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो मोस्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। इट इज ए यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। इट इज एन इक्विलिब्रियम, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। एंड इक्विलिब्रियम ओनली एट द डिफरेंट बिटवीन द अपोजिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम ओनली एट द एंड, मतलब क्या हो सकता है, जब कभी भी एंडिंग प्रोसेस होगी उसी टाइम पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, ओके। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। जो इससे पहले वाला था ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें मैक्सिमम वर्क होता है, ओके। मैक्सिमम वर्क किसमें होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में मैक्सिमम वर्क नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम मतलब क्या, वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के पास क्या क्या है, ओके। सिस्टम के पास क्या क्या हो सकता है, एक सिस्टम है उसके पास क्या है, उसके पास वॉल्यूम है, उसके पास टेम्परेचर है, उसके पास क्या है, मतलब कप ऑफ टी के पास क्या है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, और भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें, है कि नहीं। सो उसे क्या कहते हैं हम, प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी देखनी। सो हम देखेंगे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसमें दो इसमें डिवाइड किया है। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है कि नहीं, आपको इसमें से कोई भी एक जो प्रॉपर्टी है आपको पूछी जा सकती है, आइदर इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ओके। सबसे पहले देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला वर्ड है इन, ओके। इन, ये जो देखिए, अब देखिए इन मतलब क्या है, ये कंपेयर करने पड़ेगा आपको। जो कोई भी प्रॉपर्टीज है वो, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी, इट इज आइदर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। वो कैसे, किसके ऊपर डिपेंड है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट, मतलब उसका अमाउंट कैसा है, कितना है, उसका वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं रहती, मतलब उसे क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंडिपेंडेंट का इन, ये आपको कंपेयर करके देखना होगा, ओके। सो इसलिए मैंने इन को कंपेयर करके दिखाया, ओके, कंफ्यूज ना हो इसलिए। मतलब क्या, जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो उसके अमाउंट ऑफ द मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, उसे क्या कहते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी, अब देखिए टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर, एक पॉइंट का टेम्परेचर लिया, मतलब एक मॉलिक्यूल, ओके, एक पूरा का पूरा ग्लास है,
उसका टेम्परेचर हम पूरे का पूरे ग्लास का हम टेम्परेचर बताएंगे, क्या बताएंगे, 20 डिग्री सेल्सियस है। सो उसका ये पार्ट लिया या फिर ये पार्ट लिया या फिर ये पार्ट लिया और कहीं का भी पार्ट लिया, उसका जो कोई भी पार्ट होगा, ओके, जो कोई भी पार्ट होगा, कोई भी हो, वो जो होगा वो कैसा रहेगा, मतलब क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। सो वो इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब क्या, ये दोनों पार्ट को मिलेकर हम 20 + 20 ऐसा लिखेंगे क्या, मतलब ये दोनों का पार्ट का टेम्परेचर क्या है, 20 + 20 है, मतलब क्या है, 40 है। इन दोनों का पार्ट का मतलब 20 + 20 + 60 है। इस तरह से लिखेंगे क्या, हम नहीं लिखेंगे। इसका जितना टेम्परेचर होगा उसका इतना, इसका मतलब जो कोई भी दो पार्ट का टेम्परेचर होगा वही पूरे के पूरे पार्ट का टेम्परेचर होगा। सो मतलब क्या है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। सो उसे क्या कहते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो कोई भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड रहेगा उसे क्या कहते हैं हम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे, और जो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर से ही। मैटर यानी क्या, मास। मास ये देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इधर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि इतना मास है इतना मास, ये दोनों चीजें अलग अलग है। ये कम मास है, ये ज्यादा मास है कि नहीं, मतलब इसका अमाउंट के ऊपर इसका डिपेंड रहेगा। ये मास कम है एंड मास ज्यादा है, यानी कि मास की क्वांटिटी कम ज्यादा होने के कारण ये किस में आ जाएगा फिर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, है कि नहीं। सो मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब देखिए ये वॉल्यूम अलग है, ये वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब क्या, ये वॉल्यूम हम इसको कम कहेंगे, ये वॉल्यूम को हम ज्यादा कहेंगे, मतलब क्या, उसके अमाउंट के ऊपर, मतलब वॉल्यूम कम है या ज्यादा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इसका अमाउंट के ऊपर, है कि नहीं। सो विच इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, विच इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, सो हो गया, वॉल्यूम हो गया। लेक नंबर ऑफ मोल ये भी डिपेंड रहता है, क्योंकि उसका अमाउंट कम रहेगा, इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, इसके मोल ज्यादा रहेंगे, सो नंबर ऑफ मोल। ओके, हीट यानी क्या, कम रहे या ज्यादा है, मतलब इसकी हीट कम है, इसकी हीट ज्यादा है कि नहीं। इंटरनल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनल एनर्जी यानी क्या, इंटरनल एनर्जी यानी क्या, उसके पास पहले से ही कितनी एनर्जी है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। ओके, उसके पास पहले से ही कितनी एनर्जी है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। यानी क्या, सपोज अब कौन सी भी चीज है, ओके, आपके पास सराउंडिंग में कौन सी भी चीज है, वो गर्म तो रहती है थोड़ी बहुत, मतलब आपकी बॉडी आपकी खुद से बॉडी देखिए, आपके बॉडी के पास टेम्परेचर है, इसका मतलब उसके पास क्या है, एनर्जी है। आपकी बॉडी के टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, ये तो पता होगा। 37 डिग्री सेल्सियस मैमल का बॉडी का टेम्परेचर रहता है। ओके, सो अगर 37 डिग्री सेल्सियस है मतलब उसके पास क्या है, एनर्जी है। यानी कि यहाँ टेम्परेचर है तो एनर्जी है, मतलब आपके पास कौन सी भी चीज है उसके पास क्या है, टेम्परेचर होगा उसका उतना। ओके, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो इसमें यानी क्या, उसके पास एनर्जी ज्यादा है। मतलब क्या कि एनर्जी ज्यादा है या कम है, उसके मतलब जो कोई भी उसके पास पहले से ही एनर्जी है उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है, ये कहता है के, ओके, 3/2 KBT। ओके, इस तरह से KBT यानी क्या, एक कांस्टेंट है, ये आपको पढ़ाया गया हुआ है आपके जो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर एंड कोई भी चैप्टर है उसके चैप्टर में पढ़ाया गया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। KBT मतलब ये टेम्परेचर के फॉर्म में आपको इंटरनल एनर्जी दी हुई है। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट है, इसके बाद इसका एग्जांपल है, इंटरनल एनर्जी हो गया। और आपको जो कोई भी आपको मतलब एग्जांपल है उसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ट्राई कीजिए, आपको जिसके भी बुक में दिए उतने तो कम से कम आपके होनी चाहिए। ओके, इसका आप कोरिलेशन देखिए, जब कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आएगी, जब कभी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आएंगी, उसका अगर डिवीजन लिया तो वो क्या मिलेगा हमें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा। कैसे, अब देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, इसका क्या रहता है, ये क्या रहता है, डेंसिटी रहता है। अब देखिए ये जो दोनों चीजें, ये कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट जो हमारा डेंसिटी है वो कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या, इतने पार्ट का डेंस है, ये जो पार्ट है ये भी उतना ही डेंस होगा, और इतना बड़ा पार्ट है वो भी कितना होगा, वो भी उतना ही डेंस होगा। मतलब क्या, दोनों की डेंसिटी क्या है एक दूसरे पास, मतलब जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आपने डिवीजन लिया तो उसको क्या मिलेगा, हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेंगे। क्लियर है, कोई नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, आपको 2 मार्क के लिए पूछा सकता है या फिर कोई भी पूछा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है, हम देखेंगे वर्क डन फॉर द PV टाइप ऑफ वर्क डन। ओके, PV टाइप ऑफ वर्क डन क्या रहता है, ये मोस्ट कॉमन रहता है और इजी हो जाएगा। सो PV मतलब क्या, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम की आपको वैल्यूज दिखनी चाहिए। ओके, सो कैसा रहता है PV टाइप ऑफ वर्क। सो आप क्या करिए, पहले एक सिस्टम लीजिए, एक सिस्टम लिया, उसके ऊपर हमने क्या, सिस्टम मतलब क्या, ये कौन सा भी सिस्टम, लाइक एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक पंप लगा दिया। जो पंप रहता है ना, आपने देखा होगा, मतलब आपने एग्जांपल लीजिए, जो
मतलब जो हमारे टायर में हवा जिससे बढ़ते हैं वो पंप वाला, उसका पंप लीजिए। उसमें क्या रहता है, एक पंप रहता है ऐसा, और इसमें से सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है, एंड उसके ऊपर एक मतलब एक लीड रहता है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, मतलब प्रेशर डालते हैं। सो उससे मतलब उस अगर वो जो चीज है, आप देखिए उसको आपने अगर ज्यादा मतलब ज्यादा पंप किया तो क्या करता है वो गर्म हो जाता है नीचे से, है कि नहीं। सो गर्म होता है यानी क्या, थर्मोडायनेमिक चेंज हो गया। थर्मोडायनेमिक चेंज हो गया यानी क्या, हम उसके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा सकते हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ लगा सकते हैं। आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉ बाद में दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पीवी टाइप ऑफ वर्क प्रेशर, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैसा होता है। अब देखिए वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, ऐसे ही जाना है। अब देखिए आपने क्या किया, एक पिस्टन को, पिस्टन तो पता है आपको, पिस्टन को क्या किया आपने, डेल्टा एल से चेंज किया। डेल्टा यानी क्या, डेल्टा एल यानी क्या, उतना आपने नीचे लाया, यानी क्या पहले यहाँ पे था, डेल्टा एल से यहाँ आया। सो मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया डेल्टा एल, है कि नहीं। नेक्स्ट आपने क्या किया, फोर्स यानी क्या, फोर्स लगाया। सपोज फोर्स ले, इसके ऊपर आपने क्या किया, पत्थर रख दिए। ओके, पत्थर रख दिए, कोई तो वॉल्यूम के पत्थर रख दिए। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, ये आपके पास तो फोर्स, आपको तो ये तो मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपका मतलब आपके पास कोई चीज है उसको प्रेशर एंड वॉल्यूम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखिए प्रेशर यानी क्या, फोर्स अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। सो आपने क्या करना है, फोर्स अपॉन एरिया, आप मतलब जो कोई भी है फोर्स है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, फिर प्रेशर इंटू एरिया है, ऐसा लिख सकते कि नहीं। सो आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या आ जाएगा, फिर आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या आ जाएगा, फिर प्रेशर इंटू एरिया इंटू क्या, डेल्टा एल। अब देखिए ये जो वॉल्यूम है, ओके, ये यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। ओके, इसका 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 जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, फिर इसका एरिया ए इंटू डेल्टा एल, है कि नहीं। ये जो चेंज है यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू आपको मिल गई। डेल्टा वी यानी क्या, चेंज। पहले वॉल्यूम था इतना बड़ा, है कि नहीं, बाद में उसको इतना सच वैल्यूम हो गया। मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम से आपको इतना छोटा सा वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। या फिर इतना ही वॉल्यूम आपने अगर लिख दिया तो इतना वॉल्यूम, ये जो दिख रहा है आपको इतना वॉल्यूम अगर आपने लिख दिया, ये क्या हो गया, डेल्टा वी। सो डेल्टा वी आपको क्या मिल गया, पी इंटू ए इंटू डेल्टा एल। ओके, सो डेल ए इंटू डेल्टा यानी क्या, डेल्टा वी। सो पी इंटू डेल्टा वी आपको मिल गया। ओके, सो पी इंटू डेल्टा वी मिल गया, यानी क्या आपका वर्क हो गया। सो आपने इतना वर्क किया, आपने क्या किया, ऊपर से लगाया, यानी क्या आपने उसके ऊपर वर्क किया। तो सिस्टम ने मतलब आपने क्या किया, वर्क किया पॉजिटिव, मतलब आपने खुद से वर्क लगाया ना, बट सिस्टम ने वर्क किया क्या, वो नहीं किया। उसके ऊपर उतना वर्क हुआ, मतलब आपने अगर पॉजिटिव काम किया सो सिस्टम का वर्क कैसा होगा, फिर निगेटिव होगा, है कि नहीं। मतलब जितना आपने वर्क किया उसका, अब देखिए ये चीज समझ लीजिए, आपने क्या किया, उसके ऊपर वर्क किया, यानी क्या उसके ऊपर कितना वर्क हुआ, फिर निगेटिव में, यानी कि उसने कितना वर्क किया, फिर उतना ही निगेटिव में किया, है कि नहीं। मतलब उसने वर्क ही नहीं किया, उसने एक्चुअल में निगेटिव में वर्क किया, यानी कि उसके ऊपर वर्क हुआ। निगेटिव क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसके ऊपर उतना वर्क हुआ। ओके, सो ये भी चीज देख सकते हैं। और ऐसे कह सकते हैं आप कि जो प्रेशर है, प्रेशर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज आपने सिस्टम के जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है कि नहीं। जो सिस्टम इस डायरेक्शन में जा रही है, सो सिस्टम के ऊपर ये जो वर्क है, वो प्रेशर है, वो कैसा होगा, निगेटिव में होगा, यानी कि उल्टा होगा। मतलब क्या, जो आपको वर्क कर रहे हैं। ओके, अब देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, जब कभी भी वॉल्यूम रहता है, ओके, वॉल्यूम रहता है, ये वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो रहा हो, यानी क्या किसी ने ऊपर से, यानी कि किसी ने, अब देखिए आपने क्या किया, पिस्टन को ऊपर से आपने दबाया, यानी क्या सिस्टम ने वर्क किया, क्या नहीं किया, आपने वर्क किया, सराउंडिंग ने वर्क किया। सराउंडिंग से, अब देखिए हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग को अगर एनर्जी, तो हम क्या कहते हैं उसको प्लस क्यू लिया, लेकिन सराउंडिंग से अगर हमने एनर्जी ली, यानी कि उसमें ऐड हो गई, यानी कि सराउंडिंग से ऐड हो गई, और सराउंडिंग क्या कर दिया तो माइनस क्यू रहता है। सो इसी तरह से यानी क्या वर्क ने, सिस्टम ने वर्क किया, यानी कि सराउंडिंग ने वर्क किया डब्ल्यू का, तो आप सिस्टम ने वर्क किया माइनस डब्ल्यू का, यानी क्या यानी कि सिस्टम का वर्क क्या है, निगेटिव है। ओके, क्लियर है। और एक चीज, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी क्या किसी ने और ने वॉल्यूम कम किया, यानी कि क्या उसका जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी क्या उस किसी और ने आपका ऊपर वर्क किया है। ओके, सो वर्क क्या होगा, वो यानी सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो निगेटिव होगा। ओके, क्लियर है। ये आता है आपका वैल्यू आता है। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन देखिए, व्हेन द गैस एक्सपांड, जब कभी भी गैस एक्सपांड होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड जब कभी भी गैस कंप्रेस होगा
तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर एक चीज है, एक ध्यान में रखिए, केमिस्ट्री में जब कभी भी आपको मतलब सिस्टम के जो वर्क होता है वो अगर सिस्टम के ऊपर हुआ, ओके, सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हुआ तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हुआ तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के ऊपर मतलब थोड़ा सा व्यू पॉइंट ये अलग है। हम यहाँ पे व्यू पॉइंट ऑफ सिस्टम देख रहे हैं और फिजिक्स में व्यू पॉइंट ऑफ हम सराउंडिंग देखते हैं। ओके, सो वहाँ पर फार्मूला एक अलग से रहता है, कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है फॉर्मूला में, फॉर्मूला वैसा ही आता है, सभी आंसर करेक्ट ही रहती है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अलग होने के कारण फॉर्मूला अलग होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर गैस के ऊपर अगर वर्क हुआ तो वो, अगर गैस के ऊपर वर्क हुआ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और गैस ने अगर वर्क किया तो वो हो जाएगा निगेटिव। ओके, सो गैस अगर एक्सपांड हुआ तो मतलब गैस ने वर्क किया तो निगेटिव हो जाएगा, सिंपल में। ओके, क्लियर है? ये पी इंटू वी आ गया समझ आपको? ओके, सो डेल्टा वर्क की वैल्यू जो रहती है वो रहता है पी इंटू डेल्टा वी। ओके, कोई भी रह सकता है, डेल्टा वी भी रह सकता है, और फिर प्रेशर भी चेंज रहता है। ओके, सो एक चीज है, ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब कभी भी आपको प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो पी डेल्टा पी नॉट विल बी जीरो, सॉरी विल बी जीरो, मतलब चेंज ऑन द प्रेशर विल बी जीरो नहीं होगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन यानी क्या रहता है? अब फ्री एक्सपांशन यानी क्या? फ्री यानी क्या, मतलब खुले में। सिंपल में अगर स्पेस में जाए, स्पेस में गया, स्पेस में वॉल्यूम कोई भी एयर है क्या? नहीं है। सो वहां पर प्रेशर होगा क्या? नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके वजह से रहता है? गैस की वजह से रहता है ना। सो यानी क्या, एटमॉस्फेयर में अगर आपने वैक्यूम गया, वैक्यूम में एयर नहीं रहेगा, एयर नहीं रहेगा तो प्रेशर नहीं रहेगा। सो प्रेशर यानी कि प्रेशर की वैल्यू भी जीरो रहेगी। सो आपका वर्क इन द स्पेस यानी कि फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन बाद में बताऊंगा। सो वर्क इन द स्पेस विल बी इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। अब देखिए आपने क्या किया, अब क्या हो जाएगा, आपने बॉटल ली, बॉटल में एयर थी, आपने क्या किया, बॉटल को क्या किया आपने, मतलब स्पेस में जाके ओपन किया, स्पेस में जाकर ओपन किया तो उसका वॉल्यूम पहले था v, वो हो गया एक्सपांड इनफाइनाइट, मतलब वो जो गैस के मॉलिक्यूल रहेंगे वो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल जाएंगे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ओके, सो वो क्या हो जाएगा बाद में, मतलब पूरी तरीके से स्पेस में जाएगा। सो वॉल्यूम हो जाएगा, जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट, है कि नहीं? मतलब पहला वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू v यानी v2 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। बट वहां पे एक चीज क्या रहती है, प्रेशर क्या रहेगा वहां पे, जीरो रहेगा, है कि नहीं? प्रेशर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो प्रेशर अगर जीरो रहा तो अपना फार्मूला में, वर्क में फार्मूला में अगर इसको वैल्यू जीरो रखी तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। सो एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन कैसे हो रहा है, v छोटा था, सो v क्या हो गया, इनफाइनाइट, है कि नहीं? मतलब एक्सपांशन हो गया, उस एक्सपांशन में फ्री एक्सपांशन हो गया तो वर्क क्या हो गया, जीरो। सो इन द केस ऑफ फ्री एक्सपांशन द वर्क चेंज विल बी जीरो, क्योंकि वहां पे अपोजिंग फोर्स ही नहीं रहता है। अपोजिंग फोर्स यानी क्या, प्रेशर, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, क्लियर है? सो फ्री एक्सपांशन वर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो आप तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि अगर आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर, सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क विल बी जीरो। ओके, अगर वर्क जीरो रहा तो मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, उतना ही रहेगा। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। ये क्या पता, बट डेल्टा क्यू की वैल्यू को हम बता नहीं सकते, बट फिर भी डेल्टा क्यू भी इक्वल टू ये भी जीरो रहेगा। ओके, फ्री एक्सपांशन में ऐसी कंडीशन आती है। ओके, नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको सबसे, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कभी भी आपको क्यू प्लस होगा, प्लस यानी क्या, सिस्टम में कोई भी चीज ऐड होगी, मतलब वर्क हुआ तो वर्क उसके ऊपर हुआ, यानी क्या, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, यानी कि क्या, वो चीज क्या है, पॉजिटिव है। सो व्हेनेवर द वर्क डन ऑन अ सिस्टम विल बी इक्वल टू डन ऑन अ सिस्टम, यानी कि वर्क सिस्टम के ऊपर अगर वर्क हुआ तो वो क्या जाएगा, जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसमें एनर्जी ऐड की जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, वर्क ऐड किया तो वो एनर्जी पॉजिटिव। ओके, और चीजें, ओके, मतलब क्या, पॉजिटिव फॉर हीट, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की एंड सिस्टम ने हीट गिवन अप की, जब कभी भी आपने उसको मतलब क्या की दिया, निगेटिव साइन लिया तो। यानी कि जिस तरह से एक जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये चीज आपको पता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या, जिसमें इंडोथर्मिक मतलब क्या, इंडो मतलब आने देगा, मतलब जिसमें जिस किसी रिएक्शन में टेम्परेचर मतलब क्या रहेगा, सॉरी, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी उसे क्या कहेंगे हम, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिससे एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, उसी तरीके से आपको ये बताया हुआ है। नेक्स्ट है वर्क, यूनिट ऑफ द वर्क की यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क किस में जो दिया जाता है, जूल में दिया जाता है। ओके, एंड अदर चीज दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। ओके, जो यूनिट रहता है वो पी इंटू वी, इसकी वैल्यू रहती है प्रेशर।
प्रेशर इंटू वॉल्यूम यानी क्या, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम यानी क्या, लीटर। ओके, सो ये आपको लीटर एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ सकता है और जूल में भी दिखाई पड़ सकता है, जूल ये स्टैंडर्ड है। ओके, लीटर एटमॉस्फेयर में दिखाई पड़ सकता है और बार लीटर में भी दिखा सकता है और इस चीज में दिखाई पड़ता है। ओके, सो 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी क्या 101.3 जूल यानी क्या, अगर 1 लीटर एटमॉस्फेयर हुआ तो उसका इसका कन्वर्शन कैसा होगा। ओके, ये कन्वर्शन भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको उसी मतलब 2 चीजें, अगर अब देखिए एटमॉस्फेयर के साथ आपको लीटर ही लिखना होगा। ओके, लीटर की वैल्यू ही लिखनी होगी। ओके, और अगर जूल में है तो जूल के लिए आपको बार होना चाहिए या सॉरी मतलब पास्कल होना चाहिए, एंड वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मीटर क्यूब यानी क्या, मतलब मीटर क्यूब ये तो पता है आपको, मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब यानी कि 10⁻3। सो इसके कन्वर्शन आपको दिए हुए, इसके कन्वर्शन मैंने बताए हुए, डिटेल बताए हुए है। आपको कहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा आपको न्यूमेरिकल्स पॉइंट में। ओके, न्यूमेरिकल्स ऑन द जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है इसके जो सॉल्व मिल रहे हैं उसके वीडियो आपको मिल जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ओके, सो लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद 1 एटमॉस्फेयर यानी क्या 10⁵ पास्कल। ओके, ये कुछ नहीं है 1 एटमॉस्फेयर, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर अंडर द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, वर्क रिलेशन करना है। सो हमने जो इससे पहले से जो वर्क का जो हमने क्या किया था, वर्क का जो रिलेशन रहा था वो किसके ऊपर से रहा था, वो लाया था हमने आइसो बार मतलब प्रेशर जिसमें कांस्टेंट रहता है। ओके, व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब वो रिएक्शन में वो वर्क आ जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो इसके लिए आपको ये डेरिवेशन आएगा। सो ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। ओके, सो 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आ सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। ठीक है ना, रिवर्सिबल मतलब क्या है, वर्क क्या है, मैक्सिमम। सो आपको डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क ऐसा भी पूछा सकता है, और आइसोथर्मल रिएक्शन के लिए आपको वर्क पूछा सकता है। ओके, सो वर्क विल बी ऑब्टेन मैक्सिमम इन द केस व्हेन द इट रिएक्शन विल बी टेक्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ओके, थर्मल टेम्परेचर भी कैसा है, आइसोथर्मल है एंड रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। इरिवर्सिबल आया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पर आपका अपना जो कॉमन फॉर्मूला है वही आएगा। ओके, क्लियर है, मतलब ये वो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये वो अगर वर्ड आया तो आपको मतलब मैंने बताया हुआ है, वो जो वीडियो बताया हुआ है जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसमें आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना है ये मैंने बताया हुआ है। ओके, सो आप वीडियो को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी। ओके, सो इरिवर्सिबल रिएक्शन ये बताए विच टेक्स प्लेस लार्ज स्टेप। ओके, मतलब ये छोटी छोटी स्टेप के ऊपर रहता है एंड इक्विलिब्रियम रहता है। मतलब ये क्या, इक्विलिब्रियम रिएक्शन यानी क्या, ये चेंज दोनों मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज होते रहते हैं। सो इसमें वर्क ज्यादा रहता है, सो वही वर्क हमें निकालना है। सो हमें पता है पहला वर्क है V1, वॉल्यूम क्या लेना है V2 है, कोई नहीं, आपको क्या लेना है, पिस्टन लेना है। ओके, जिस तरह से हमने लिया था। ओके, एक पिस्टन लेना है, मतलब एक सिलेंडर लेना है, उसके ऊपर हमने फिट कर दिया, क्या पिस्टन फिट कर दिया। ओके, सो पहला प्रेशर था, पहला वॉल्यूम था V1, इसको कर दिया हमने कॉम्प्रेस या फिर एक्सपांड, कोई भी है। ओके, कॉम्प्रेस या फिर एक्सपांड, ये है V1, ये है V2। ओके, सो वॉल्यूम चेंज हो गया V1 टू V2 एंड सो टेम्परेचर क्या है इसका, कांस्टेंट है P। सो टेम्परेचर T डेल्टा T विल बी इक्वल टू 0। ये चीज आपको क्या है पहले लिख लेनी है। ओके, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ओके, क्लियर, ध्यान में रखनी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो जब कभी वॉल्यूम चेंज होता रहेगा तब क्या होता रहेगा, प्रेशर भी चेंज होता रहेगा। यानी क्या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो आपको पता है। कैसे, ये कहां से मिलेगा आपको, PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। ये चीज देखिए, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ये इस रिएक्शन की, क्योंकि आइसोथर्मल रिएक्शन है, सो टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी है R। ओके, N मतलब मोल्स भी कांस्टेंट है, यानी कि जिसमें यानी कि क्या जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या, वॉल्यूम नहीं, उसके जो मोल्स है वो क्या कांस्टेंट है। सो ये चीज कांस्टेंट है। सो PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज K। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, मतलब क्या, जहां कभी वॉल्यूम चेंज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज होएगा। ओके, सो अपना वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क विल बी इक्वल टू -P इंटू DV। ओके, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, यानी क्या कोई भी एक्सटर्नल चीज के ऊपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। सो माइनस आप कभी भी लिखेंगे तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कैसे लिखेंगे आप, अगर वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछा तो क्या लिखेंगे,
इट इज द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल सराउंडिंग। सो यानी क्या प्रेशर एक्सटर्नल है, इसलिए हम मतलब ये वर्क क्या होगा, एक्सटर्नल चीज से होगा। अगर हमने सिस्टम का वर्क निकालना है, ये जो कोई भी वर्क निकालेंगे ये कैसा होगा, आपका सिस्टम का वर्क होगा। ओके, ये सराउंडिंग का वर्क नहीं होगा, ध्यान में रखिए। ये जो वर्क निकाल रहे हैं हम, सिस्टम का वर्क निकाल रही है, इसलिए जो प्रेशर लिया है वो कैसा लिया है, हमने पहले से ही निगेटिव लिया है, पहले से ही निगेटिव लिया है। समझ में आ गया? ओके, अगर आपने ये साइन नहीं लिया, साइन अगर आपने नहीं लिया तो जो कोई भी आपको वर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग का वर्क मिलेगा, यानी कि सराउंडिंग के वजह से वर्क मिलेगा। और जो कोई भी अगर आपने इसको निगेटिव लगा दिया यानी क्या, सिस्टम का वर्क निकलेगा। ओके, व्हाट इज वर्क डन बाय सिस्टम, सो माइनस पी इंटू डेल्टा वी। ओके, सो डेल्टा वी तो चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे देखिए प्रेशर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों चीज को। ओके, मतलब क्या, डेल्टा पी भी चेंज हो रहा है एंड डेल्टा वी भी चेंज हो रहा है कि नहीं। छोटा अगर अब देखिए प्रेशर भी चेंज हो रहा है एंड वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, हमें अदर चीजें अगर कांस्टेंट है, सो प्रेशर भी चेंज हो रहा है एंड वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, वही चीज पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये लेना है, एनआरटी ये फार्मूला लिया आपने। इसमें आपको क्या करना है, प्रेशर को लिखना है वी के फॉर्म में। मतलब क्या, प्रेशर को आपको लिखना है वी के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे आप, प्रेशर को वी ऐसा आपको लिख सकते हैं। सो जहाँ कभी आपको प्रेशर आएगा तो वहां पे क्या लिखना, आपने वी लिख लिया। सो पी, ओके, सो ये क्या जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा अपना, पी इंटू डेल्टा वी, है कि नहीं। सो माइनस पी इंटू डेल्टा वी, माइनस कॉमा रख दिया, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, एन आर टी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी। ओके, सो इसका पूरा इंटीग्रेशन कैसे, v1 टू v2, यानी क्या, v1 टू v2, इसका जितना भी चेंज हुआ है, ओके, जितना भी चेंज हुआ है, सो वो क्या जाएगा, v1 टू v2, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब ये चेंज रहेगा। इससे अंदर अपने को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ओके, सो ये एनआरटी क्या है, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगी बाहर, एनआरटी ये आ जाएगा बाहर, माइनस एनआरटी। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद इसका इंटीग्रेशन। ओके, इसका इंटीग्रेशन कैसा कर दिया, एंड जो वॉल्यूम है उसको v1 टू v2 एंड 1 बाय वी डेल्टा वी। सो 1 बाय वी का जो लॉग रहता है, मतलब 1 बाय वेक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसकी जो ये रहता है, इसका इंटीग्रेशन रहता है, वो क्या रहता है, लॉग रहता है। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, लॉग। सो लॉग वी, सो ए माइनस एन आर टी लॉग वी 1, ओके, लॉग वी अपॉन लॉग वी 2। ये क्या है, ये चीज आपको पता नहीं पड़ेगी उसको, माइनस, ओके, मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस एन आर टी। ओके, अब आपको क्या करना है, ये इसका जो लॉग रहेगा वो दोनों को चीज को लगेगा, मतलब लॉग वी, है कि नहीं, लॉग वी फ्रॉम v1 टू v2, इस तरह से, माइनस एन आर टी मतलब लॉग v2 माइनस v1, है कि नहीं, मतलब क्या, माइनस एन आर टी लॉग v2 अपॉन v1। ओके, सो फॉर्मूला हमें क्या मिल गया वर्क का, लॉग v2 अपॉन v1। क्लियर है? ओके, सो क्लियर है आपको चीज हो गई। ओके, देखिए आपको फॉर्मूला मिल गया ये लॉग v2 अपॉन v1। क्लियर है? ओके, ये था लॉग में, लॉग ई में था, बट जो हमें आंसर मिलता है वो कभी भी क्या किस में मिलता है, लॉग टू द बेस 10 में। इसमें हम आंसर निकालते हैं कि लॉग ई की वैल्यू हमें तो पता ही नहीं रहती, लॉग ई 5 इसकी वैल्यू पता नहीं रहती है, और लॉग ई 2 की इसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती, बट लॉग टू द बेस 10 2 की वैल्यू ये तो हमें पता रहती है, ये क्या रहती है 0.30। ओके, यही हमें मिलता है, जो लॉग बुक है वो लॉग टू द बेस 10 के वैल्यू में। सो इसमें आपको लॉग 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर माइनस 2.3303 से मल्टीप्लाई कर देने का, और जो लॉग है उसको कंटिन्यू रखने का, लॉग टू द बेस 10 v2 अपॉन v1। क्लियर है? ये क्लियर है आगे आपको समझ में आ गया? ओके, सो जो कभी वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और उसको निगेटिव साइन विथ माइनस 2.303। ओके, v2 अपॉन v1। सो फाइनल, कभी भी फाइनल ऊपर आएगा एंड जो पहला वाला वॉल्यूम है वो नीचे आएगा। सो फाइनल अपॉन इनिशियल। अब एक देखिए, अब क्या है यहाँ पे प्रेशर जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं डेल्टा बाई वी से, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वी ए, मतलब क्या P जो P रहेगा विल बी इक्वल टू 1 बाय के, सॉरी K बाई वी, उसको मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया और उसको K लग दिया, मतलब P1 अगर रहेगा तो V1 रहेगा, P2 अगर रहेगा तो V2 रहेगा, है कि नहीं, 1 बाय के V2, है कि नहीं, इस तरह से रहेगा। मतलब अगर देखे P1 की जगह आप, मतलब V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय P1, है कि नहीं। सो यहाँ पे जो देखिए V2 अपॉन V1 है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं,
P1 अपन K P2 है कि नहीं. सो K कांस्टेंट कट गया. सो P1 अपन P2. ओके, सो V2 अपन V1 की जगह क्या आ जाएगा आपका P1 अपन P2. सो यही फार्मूला आपको समझ में आ गया. सो ये भी फार्मूला आपको मिल जाएगा. सो आपको प्रेशर के फॉर्म में हो या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में हो, ये दोनों चीज में आपको आंसर मिलेगा. सो वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन का आपका रिलेशन समझ में आ गया. क्या करना है, P इंटू डेल्टा वी लिखना है. डेल्टा वी इसमें क्या है, प्रेशर भी चेंज होता रहता है एंड वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है. उसको आपको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. इंटीग्रेशन के बाद आपको एक वैल्यू, मतलब प्रेशर भी चेंज होता रहता है इसलिए आपको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, आप वहां पे प्रेशर की जगह वॉल्यूम भी रख सकते हैं और वॉल्यूम की जगह प्रेशर भी रख सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा. ओके, मतलब जो आपका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब सिंपल में आपका आंसर वही भी करेक्ट आएगा. मतलब प्रेशर भी रखे या फिर वॉल्यूम भी रखे, कि इंटीग्रेशन किसी भी फॉर्म में रखे. ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, फाइनल ऊपर आएगा, नीचे वॉल्यूम के बीच में, वॉल्यूम के केस में फाइनल वाला मतलब V2 ऊपर आएगा, V1 नीचे आएगा इन ए केस ऑफ वॉल्यूम. बट इन ए केस ऑफ प्रेशर वो क्या रहेगा, P1 अपन V2. सो आपको ध्यान में रखना है वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम के इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क के लिए था. ओके, ये 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंटरनल एनर्जी. मैंने बताया हुआ इंटरनल एनर्जी क्या है, उसके पास इंटरनली पहले से कितनी एनर्जी प्रेजेंट है. एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. उसके पास पहले से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, उसे कहा जाता है एनर्जी पैसेज. ओके, मतलब उसके पास पहले से एनर्जी पैसेज से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, उसे क्या कहते हैं हम, इंटरनल एनर्जी. उसके पास क्या रहती है, इंटरनल एनर्जी रहती है. उसको किससे डिफाइन करता है, यू से डिफाइन करते हैं. कहीं पे आपको ई भी दिखाई पड़ेगा. सो ई दिखाई पड़ा तो ऐसा मत समझिए कि ये तो क्या अलग चीज है. सो ई भी दिखाई पड़ सकता है. ओके, सो क्या रहता है, आप किसी भी चीज का एब्सोल्यूट एनर्जी चेंज नहीं निकाल सकते. मतलब एब्सोल्यूट यू की वैल्यू, मतलब उसके पास इंटरनल एनर्जी है, वो जो इंटरनल एनर्जी है वो आप उतनी की उतनी है वो निकाल नहीं सकते. कैसे नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते. अब देखिए, आपके पास का जो कोई भी चीज है, ओके, इंटरनल एनर्जी मतलब इसके पास जो कोई भी एनर्जी है उसके सभी की सभी एडिशन. मतलब क्या, टेम्परेचर की वजह से उसके पास कितनी एनर्जी है, उसके सराउंडिंग के वजह से, मतलब सराउंडिंग उसके पास कितनी एनर्जी दी, उसके पास कितनी एनर्जी ली. ओके, एनर्जी ड्यू टू द उसके पास का जो इंटरनल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी रहती है. ओके, उसके पास उसकी वजह से जो एनर्जी है, टेम्परेचर की वजह से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन रहता है, ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसका जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी. ओके, वो कैसे रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है. मतलब क्या, क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें निकाल नहीं सकते. क्यों नहीं निकाल सकते, अब देखिए, उसमें एनर्जी सराउंडिंग से ऐड भी हो सकती है, एनर्जी सराउंडिंग से निकाल भी सकती है. एनर्जी तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी ना. मतलब क्या, उसकी जो एक्चुअल एनर्जी है हम वो निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन. उसकी एक्चुअल वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, बट उसकी चेंज निकाल सकते हैं. चेंज कैसे निकाल सकते हैं, मतलब क्या, उसकी जो U1 वैल्यू है एंड U2, मतलब पहले एक बार उसके पास एक वैल्यू मिली U1 एंड दूसरी बार उसके पास वैल्यू क्या मिल गई, U2 मिल गई. मतलब क्या, U2 माइनस U1 है, हमें चेंज तो मिल गया. सो चेंज हम निकाल सकते हैं. ओके, चेंज हम निकाल सकते हैं. और नेक्स्ट चीज है, इट इज अ फंक्शन. व्हाट इज मतलब फंक्शन, उसका स्टेट फंक्शन क्या है. ओके, मतलब क्या, स्टेट फंक्शन है फंक्शन जो हमने जिस तरह से जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक देखिए. सो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये चीज आपको कैसे है. ओके, अब देखिए, जो एनर्जी रहती है, जो चेंज रहता है वो फाइनल कैसा भी हो, मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी का चेंज रहता है वो कैसा भी हो, वो किस डायरेक्शन में ये डिटरमाइन नहीं करेगा. मतलब क्या, एक देखिए, एक ऐसे देखिए, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्या होगी, सपोज एक टेम्परेचर T1 से T2 के पास गई, सपोज, मतलब उसके पास U1 से U2 के पास गई. कैसे गई, इस डायरेक्शन में गई. ओके, एंड नेक्स्ट है इसके पास एक इस डायरेक्शन में गई और नेक्स्ट इस डायरेक्शन में गई. ओके, सो डायरेक्शन कैसी भी हो, वो जो वैल्यूज मिलेगी हमें फाइनल, जो डेल्टा U की में वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी हमें, वो तो कांस्टेंट नहीं मिलेगी. मतलब क्या, U2 माइनस U1, ये तो हमें कांस्टेंट नहीं मिलेगी. यहाँ पर अगर U है नहीं, यहाँ पर अगर U2 है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट मिलेगी. सो जो फंक्शन है वो कैसा है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, नॉट इज अ पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन है, पाथ मतलब क्या, किसी पाथ के ऊपर डिपेंड रहता है. मतलब क्या, अब देखिए, वर्क है, वर्क कैसा किया, अगर हमने अपने एट अ कांस्टेंट प्रेशर अगर वर्क किया तो वो उसकी वैल्यू कैसी मिलेगी हमें, माइनस P इंटू डेल्टा V, इस तरीके से मिलेगी. अगर वो जो प्रेशर, मतलब क्या, वर्क है वो अगर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किया, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किया, तो हमें वो फार्मूला लगाना पड़ेगा बड़ा वाला, है कि नहीं, माइनस NRT वाला, डॉग ऑफ V2 वाला. मतलब दोनों के पास जो वैल्यू मिलेगी, वो जो वैल्यू मिलेगी वर्क की, वो कैसी मिलेगी हमें, डिफरेंट मिलेगी, है कि नहीं.
सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वर्क मिलने के कारण सो जो वो फंक्शन रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, पाथ के ऊपर, मतलब वो आइदर आइसोथर्मिक है या फिर आइसोबैरिक है, उसके ऊपर है। मतलब वो जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, पाथ फंक्शन। बट जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसा है, स्टेट फंक्शन है। ओके, वो कैसा है, इंटरनल एनर्जी व स्टेट फंक्शन। इट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। उसकी इनिशियल स्टेट कैसी है, फाइनल स्टेट कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड है। इफ द एनर्जी एब्जॉर्ब द हीट, ओके, एनर्जी अगर हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट है इसके बाद इसकी यूनिट क्या रहेगा, एनर्जी है तो एनर्जी क्या रहेगा, जूल रहेगा। सो इंटरनल एनर्जी की वजह से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा और जो लॉ रहेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल बी डिपेंड ऑन टोटली ऑन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो इससे पहले एक जीरोथ लॉ है। जीरोथ लॉ कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सो जीरोथ लॉ कुछ नहीं है। ओके, वो देखेंगे बाद में कभी, अगर आपने एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे उसके ऊपर। ओके, सो जीरो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए। सो वेन एवर आइदर एनर्जी एंड रिलीज और टेकन, ओके, उसके ऊपर वर्क हुआ और उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं हुआ, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू, मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैसे चेंज होती रहती है, डेल्टा यू की वैल्यू कैसे चेंज होती रहती है, उसको रिलेट करने के लिए आपको जो लॉ दिया वो क्या लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट the internal energy of the system is depend on the work done and energy given or energy to given or taken to the system। मतलब क्या, उसको एनर्जी कितनी की एंड उस सिस्टम के ऊपर वर्क कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड रहती है। उसके मतलब और भी चीजें, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसके यानी क्या, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी क्या, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है या फिर कौन सी भी एनर्जी है, वो एनर्जी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो एनर्जी यहाँ पे जो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी रहेगी वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसी कांस्टेंट रहेगी हम देखेंगे बाद में। ओके, मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्सल, ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी क्या, यूनिवर्स के पास जितनी भी एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि मतलब क्या, एनर्जी यूनिवर्स ने एनर्जी रिलीज, मतलब वो कम भी नहीं होगी ज़्यादा भी नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है if the energy disappears in one form, equivalent amount of energy will appear, मतलब क्या, उसके फॉर्म में उतनी एनर्जी ऑफ एनर्जी वो उसमें दिखाई पड़ेगी। ओके, अब देखेंगे हम कैसे। वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी ध्यान में रखनी है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो एनर्जी। सो वर्क एक दिखाई, मतलब समझने के लिए इसको दिखाई पड़ेगा। हीट इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो जूल में डिस्क्राइब करता है, एंड इंटरनल एनर्जी ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, प्लस ध्यान में रखनी है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है। ओके, ये कैसा लिया हुआ है, ये जो ये प्लस है, ये प्लस तो कॉमन है। ओके, ये इसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो डेल्टा यू दिख रहा है आपको, डेल्टा यू मतलब क्या, एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी नहीं रहेगी कांस्टेंट, एनर्जी चेंज कांस्टेंट रहेगा, ध्यान में रख लिए, एनर्जी चेंज कांस्टेंट रहेगा, नॉट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो डेल्टा क्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों डाली है पता है, ये ब्रैकेट में इसलिए डालनी है आपको, इसको आपको साइन समेत, मतलब साइन को लेकर आपको समझना होगा, मतलब साइन को भी डिटरमाइन करके। ये जो ब्रैकेट है उसमें आपको साइन रख के देखना है। ओके, इसी ब्रैकेट में आपको साइन को रखना है एंड उसको यूज करना है। ओके, प्लस यानी क्या, ये प्लस उस वैसा क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा, सो माइनस वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो साइन का आपको ध्यान में रखना है, सो प्लस आएगा। ओके, फिजिक्स में ये फार्मूला उल्टा है, कैसा उल्टा है, Q विल बी इक्वल टू डब्ल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी माइनस डब्ल्यू। ओके, सो वहाँ पे वर्क जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सराउंडिंग के ऊपर, यानी कि जो हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा केमिस्ट्री में, वो वहाँ पे वर्क निगेटिव आएगा। सो अगर वहाँ पे अगर वर्क निगेटिव आया, सो ये वहाँ पर इधर जाएगा, वही फार्मूला आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब फार्मूला अगर डिफरेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फार्मूला अगर डिफरेंट है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ओके, सो ये क्या है नेक्स्ट, इसके बाद अब देखिए, इसको आपको यूज करके देखना है डिफरेंट टर्म में। ओके, ये तो आपको टर्म दिख रही है, सो ये इसका इक्वेशन और इक्वेशन आपको यूज करना होगा डिफरेंट केसेस में। ओके, सो आप देखेंगे आपको क्या करना है, इसको डिफरेंट केसेस में यूज करके देखना है। ओके, सो वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स लॉज ऑफ फोर्सेस, उसको आपको यूज करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन डिफरेंट कंडीशन। ओके, आइसोथर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो जब कभी भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने बताया हुआ है U विल बी इक्वल टू KBT, है कि नहीं,
सो इसमें n केबीटी आता है। मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू n केबीटी। ये आपको दिया हुआ है, आपका जो एक चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ओके, मतलब ये जो k दिख रहा है ये नथिंग बट एक कांस्टेंट है। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप एन आर टी बाय डेल्टा एन ऑफ ए, इसमें आपको देखना है। मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ वन यूनिट मॉलिक्यूल, इसके जो रहता है इसका फॉर्मूला। मतलब क्या, टेम्परेचर के ऊपर ये क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी डिपेंड रहेगी। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी क्या, टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हुआ, डेल्टा टी अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो मतलब क्या कि आइसोथर्मल रिएक्शन में डेल्टा टी विल बी इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू विल इक्वल टू जीरो। मतलब अपना जो फार्मूला है उसमें आपने आपको डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा यू विल इक्वल टू जीरो, तो आपको फार्मूला रख दिया डेल्टा क्यू, यू विल क्यू प्लस डब्ल्यू। यानी क्या, क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। यानी मतलब जितनी भी आपने एनर्जी डाली, ओके, अगर आपने एनर्जी उससे निकाल ली या फिर डाली, उसके उतना ही उसका वर्क होगा। मतलब वो वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा। मतलब क्या, जो कोई भी आप एनर्जी उसमें सिस्टम में एनर्जी में डालेंगे या फिर सिस्टम से एनर्जी निकालेंगे, उतना ही उसका वर्क होगा या फिर उससे उसके ऊपर वर्क होगा। ओके, सो यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड W विल बी इक्वल टू रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है आइसोबैरिक। ओके, नेक्स्ट है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में कैसा होगा, आइसोबार मतलब प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा, ओके, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा तो क्या चेंज होता रहेगा, उसका जो W है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। जो ये मतलब ये जो टर्म है इसमें प्रेशर का जो कांस्टेंट है, तो आपको वर्क कैसा फॉर्म, किस फॉर्म में मिलेगा, आपको वर्क विल बी इक्वल टू P इंटू डब्ल्यू है कि नहीं। सो माइनस P इंटू डब्ल्यू। सो आपका जो इक्वेशन रहेगा डेल्टा यू, उसमें आपको डेल्टा क्यू, ओके, डेल्टा क्यू प्लस, ये छोटा वाला भी लिख सकते हैं, ओके, बड़ा वाला भी क्यू लिख सकते हैं, प्लस माइनस P इंटू डेल्टा वी। ओके, माइनस P इंटू डेल्टा वी ये ऐसे लिखना है। ओके, माइनस P इंटू डेल्टा वी लिखना है। जो आपको आंसर मिलेगा वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, माइनस के टर्म में भी आंसर आ सकता है और फिर प्लस के टर्म में भी आ सकता है। ओके, क्लियर है। हाँ, सो आइसोबैरिक कंडीशन हम हो गई। नेक्स्ट है आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम अगर रिमेन्स कांस्टेंट है तो P इंटू डेल्टा वी, P जो वर्क होगा वो क्या होगा, P इंटू डेल्टा वी। सो P इंटू डेल्टा वी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर P इंटू डेल्टा वी अगर जीरो आ गया, मतलब वर्क अगर जीरो आ गया, सो अपना जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस जीरो। मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एनर्जी गिवन टू सिस्टम। मतलब क्या, उसको कितनी एनर्जी दी जाएगी उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस यानी क्या, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस में। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो, तो आपका जो फॉर्मूला है उसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। मतलब जितनी भी आपकी एनर्जी डालेंगे, जितने भी उसके ऊपर वर्क होगा, वो क्या होगा, उसके इंटरनल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा। ओके, इसमें से कौन सी भी चीज़ आपको 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है या फिर एमसीक्यू में भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंथैल्पी। सो इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी एक टर्म है। ओके, इंथैल्पी एक टर्म है। किस तरह से टर्म है, इंथैल्पी मतलब ये भी एनर्जी को ही डिस्क्राइब करता है। ओके, एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, बट इसमें एक थोड़ा सा ऐड होता है। क्या चीज़ जो ऐड होती है ये देखना पड़ेगा अपनों। इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज अ टोटल हीट कांस्टेंट। मतलब क्या, इंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी इज अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम इज अ हीट कांस्टेंट, इज अ टोटल हीट कांस्टेंट। यानी क्या, हीट कांस्टेंट यानी क्या, अब देखिए आपको जब कभी भी हीट है ऐसा लिखा हुआ दिखा आपको कि कांस्टेंट हीट है, कांस्टेंट हीट हुई यानी कि क्या, एग्जाम कंफर्म कर लीजिए कि वो जो है वो क्या है, इंथैल्पी है। ओके, वो क्या है, अपनी इंथैल्पी है, ध्यान में रख लीजिएगा। इंथैल्पी है, इंथैल्पी एज अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इंथैल्पी एज अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, हीट जब भी आपको कांस्टेंट मिलेगा बताऊंगा मैं आपको बाद में। सो ये क्या है, इट विल बी इक्वल टू हीट कांस्टेंट एनर्जी प्लस क्या है कि पीवी टाइप ऑफ वर्क। मतलब क्या, उसके मतलब पीवी टाइप ऑफ वर्क कितना होगा, मतलब पीवी टाइप जो रहता है वर्क रहता है, जो हमने पीवी टाइप ऑफ वर्क फार्मूला देखा, उसको मिलाकर जो टर्म लिखे हुए उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी रहती है, बस उसमें सिर्फ क्या चेंज होता रहता है सिर्फ उसमें, ओके, क्या चेंज होता रहता है सिर्फ उसमें, पी इंटू वी चेंज होता रहता है। अब देखिए पी इंटू वी चेंज होता रहता प्लस कांस्टेंट हीट है। मतलब क्या, कांस्टेंट हीट है डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो मिलेगी। सिंपल में
जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यही लिख देना है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम यही लिखना है। मतलब इंथैल्पी मतलब क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, हीट कांस्टेंट। हीट कांस्टेंट मतलब क्या, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0 और क्यू विल बी इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा फिर बाद में, उसको यू रहेगा, बाद में क्या रहेगा, उसका वर्क रहेगा। मतलब जब पहले जो अपने जो फर्स्ट लॉ में जो जितने भी टर्म थे उस टर्म को आप लिखना है, उसमें सिर्फ एक चीज ऐड में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट हीट। कांस्टेंट हीट मतलब डेल्टा क्यू विल इक्वल टू 0, मतलब क्या, वो टर्म में नहीं आएगी, डेल्टा क्यू नहीं आएगी, बाद में जो कोई भी आएगा वो आ जाएगा। क्लियर है। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये भी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये फाइनल एंड इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, मतलब ये आइदर आइसोथर्मिक को, मतलब कौन सी भी रिएक्शन में जाओ तो भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या चेंज होता है। अब देखिए, ये जो डेल्टा एच है, ओके डेल्टा एच है या फिर कोई भी हो, ये किसके ऊपर डिपेंड है, यू के ऊपर, जो खुद से ये क्या है, ये खुद से ये कांस्टेंट नहीं है। ये मतलब इसकी वैल्यू भी पहले से हमें मिल नहीं पाई, तो ये इसकी वैल्यू क्या हमें खाप मिल जाएगी, मतलब एक खाक मिल जाएगी। ओके, मतलब यही कांस्टेंट नहीं है तो उससे वाला ये कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, मतलब क्या, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, हमें क्या मिल सकती है, सिर्फ इसके चेंज मिल सकता है। सो इसका चेंज मिलेगा हमें, सो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगा, सो चेंज मिलेगा। अगर चेंज मिलता है मतलब क्या, सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एच टू माइनस एच वन, इसको लिखना है डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू, जो लिखते हैं डेल्टा यू माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। ओके, इस तरह से आएगा डिराइव्ड इक्वेशन। कैसे डिराइव किया आपको समझ में आ गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद वही फार्मूला, उसको कैसे डिराइव किया दिया हुआ है। अब देखिए इसको रिलेशन में कैसा एक दूसरे के साथ रिलेट किया हुआ है। ओके, सो रिलेट कैसे किया हुआ है कि कभी भी इंथैल्पी कौन सी इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी को एनर्जी के साथ कैसे रिलेट किया हुआ है। सो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू एंड फॉर केमिकल रिएक्शन, मतलब पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो डेल्टा यू एंड ये कैसे रिलेट किया हुआ है, कैसे, मतलब क्या, आइसोथर्मल रिएक्शन है तो कैसा होगा, आइसोबैरिक रिएक्शन हो कैसा होगा, जिस तरह से हमने फर्स्ट लॉ में लिखा था उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब देखिए कि पी इंटू डेल्टा वी, आपको तो पता है पी इंटू डेल्टा वी ये क्या है, वर्क है। सो डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। पी इंटू डेल्टा वी मतलब क्या, पी इंटू वी टू माइनस वी वन, है कि नहीं। अब देखिए प्रेशर को कैसे रिलेट करके देखिए। अब क्या किया गया है कि जो P इंटू डेल्टा वी है उसको हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, N इंटू आर इंटू टी, है कि नहीं। अब देखिए P1, P तो कांस्टेंट है, मतलब क्या V1 एंड NRT1, है कि नहीं। P जब कभी कांस्टेंट रहेगा तो V एंड ये चीज़ क्या रहेगी, V एंड T कैसे रहेगी, एक दूसरे से रिलेट रहेंगी। ओके, जब कभी आपका वॉल्यूम कम होगा तो उसका टेम्परेचर, मतलब उसके वॉल्यूम अगर कंप्रेस कर दिया, ओके, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, जिस तरह से हमने पंप का देखा था। ओके, पंप देखा था, हमने क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर देखे, कांस्टेंट प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, उसका वैल्यू टेम्परेचर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है कि नहीं, मतलब क्या, V1 एंड T1। नेक्स्ट क्या है, P इज इक्वल टू V2 एंड NRT2। ओके, सो इसका क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। सो V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू NRT, कांस्टेंट कर दिया, T2 माइनस T1। ओके, सो इसको आप लिख सकते हैं, PV की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस एन P को कांस्टेंट P इंटू V2 माइनस V1 जो टर्म था इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, NRT T2 माइनस T1, है कि नहीं, T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 भी रह सकता है, या फिर डेल्टा N ये भी चेंज हो सकता है, या फिर अब देखिए अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हुआ है तो ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या, कौन सी भी, ये मैंने जो बताया है मैंने टेम्परेचर के टर्म में बताया था अभी, इसको आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हो। ओके, जो मतलब डेल्टा N1 माइनस N2 ये भी हो सकता है। ओके, कुछ नहीं, जो सिंपल चीज ध्यान में रखनी है। ओके, क्योंकि जो हमने V1 माइनस V2 लिखा था उसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब एक क्लोज सिस्टम रहती है जिसके कारण जो N की वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट ली थी मैंने। ओके, सो आप डेल्टा T भी लिख सकते हैं, NRT डेल्टा T, और डेल्टा NRT ये भी लिख सकते हैं, मैंने कि डेल्टा N की वैल्यू ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। सो आपको जो डेल्टा N दिख रहा है, ये डेल्टा N आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा N आपको कैसे समझ में आ जाएगा, मतलब डेल्टा N जो है वो कहाँ से समझ में आ जाएगा। सो डेल्टा N मतलब क्या रहता है, मोल्स चेंज। अब मोल्स कैसे चेंज हो सकते हैं, रिएक्शन में कभी भी देखिए। सो जो मोल्स दिखा है वो कैसे होगा, गैस के फॉर्म में, मतलब जो कोई भी मोल्स है वो आपको गैस के ही काउंट करने होंगे। पर्टिकुलर रिएक्शन है, ओके, पर्टिकुलर रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या होगा, मोल्स चेंज होते रहते हैं। मोल्स कैसे चेंज होते रहते हैं, अब देखिए
मतलब क्या लिया आपने, 2H2 लिए, ओके 2H2 लिया है, एक O2 लिया, ओके इसके बाद आपने क्या किया, उसका मतलब क्या लिक्विड बना है, H2O बना है, ओके टॉइस H2 बना। अब देखिए यहाँ पे N, डेल्टा N मतलब क्या, डेल्टा N मतलब क्या, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल, मतलब N2 माइनस N1 के मोल। सो N2 माइनस N1 के गैस के मोल्स, ओके गैस के मोल ओनली, ओके। यहाँ पे देखिए ये अगर लिक्विड रहा, ये अगर लिक्विड रहा तो ये गैस नहीं है, मतलब N2 की वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी, माइनस N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2, मतलब क्या 1 प्लस 2 मतलब 3 माइनस 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगी -3, ओके। सो ये क्या आ गई -3 की वैल्यू। सो इस तरह से मतलब डेल्टा एन की वैल्यू आपको पूछी जा सकती है कभी कभी, क्लियर है। सो अब इसके बाद देखेंगे हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, इंथैल्पी एसोसिएटेड विद वेपराइजेशन, सब्लिमेशन क्या होता है और चीजें, ओके। सो आफ्टरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, ओके। इंथैल्पी जो हमने अभी पढ़ा, इंथैल्पी मतलब क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद दी उसकी इंटरनल एनर्जी एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क, ओके। पीवी टाइप ऑफ वर्क को हमने कन्वर्ट किया किसमें, एनआरटी टाइप में, डेल्टा एनआरटी के टाइप में, है कि नहीं। सो अभी तक जो क्या देखा था हमने, ये था मतलब फिजिकल जो थर्मोडायनेमिक्स रहता है, फिजिकल मतलब जिसमें केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहती, उस टाइप के वर्क को हम वहाँ पे लिखते, ओके। सो मतलब उस टाइप का वर्क और या फिर उस टाइप का रहता है। नेक्स्ट है इसके बाद हीट्स, ओके। ये जो हीट्स दिख रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स और नथिंग बट इंथैल्पी। अब ये इंथैल्पी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होता है, लाइक इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, मतलब क्या केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं उस और उसके वक्त, ओके उसके वक्त उसकी एनर्जी कैसी है, ओके। तो चलिए इसमें क्या देखते हैं, पहले है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नथिंग बट फ्यूज मतलब क्या, फ्यूजन चेंज होना, उसका स्टेट चेंज होना, उसका कन्वर्ट होना, उसे कहते हैं फ्यूजन, ओके इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो व्हेन 1 मोल, रिमेंबर जो रिएक्शन रहती है वो 1 मोल के लिए रहती है। द इंथैल्पी चेंज मतलब जो कोई भी इंथैल्पी चेंज हो रहा है, ओके इंथैल्पी डेल्टा एच, ओके इंथैल्पी मतलब क्या, डेल्टा एच। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड, यानी क्या 1 मोल ऑफ सॉलिड होगा उसका अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इट इज अ फ्यूजन, ओके इट इज अ फ्यूजन, FUSION नॉट अ फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, टूट जाना, फ्यूजन मतलब क्या है, एक प्रोसेस है, ओके। सो फ्यूजन, सो 1 मोल of solid converted into 1 mole of liquid at a constant temperature and pressure, ये इंपॉर्टेंट चीज है, at a constant temperature and pressure, ये क्यों कहा गया है, ओके। सो व्हाट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर देखिए अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहा तो मतलब डेल्टा यू क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके डेल्टा यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा मतलब पीवी टाइप ऑफ वर्क लगेगा, ओके। मतलब जो अपन जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, ये लोग जो लिखते हैं ये कांस्टेंट, ये भी टर्म कांस्टेंट रहेगी और ये भी टर्म मतलब क्या, ये जो टर्म लेंगे ये कांस्टेंट रहेगी, ये वैल्यूएबल नहीं रहेगी। मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इसका टेम्परेचर अगर अलग हुआ तो उसकी रिएक्शन की इंथैल्पी भी अलग होगी। कैसे, अगर बॉइलिंग हो रहा है, सपोज बॉइलिंग हो रहा है, ओके बॉइलिंग हो रहा है, अगर बॉइलिंग लो टेम्परेचर टू, अब देखिए आपने कभी बार सुना होगा कि जो मतलब हाई एटीट्यूड पर खाना पकाना मतलब इम्पॉसिबल रहता है या फिर बॉइलिंग इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर चेंज रहता है, मतलब प्रेशर कम रहता है, तो इस कारण उसका जो मतलब जो कहते हैं ना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस, तभी क्या होता है, बॉइलिंग होता है। तो क्या होता है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है वहाँ पे। सो वहाँ पर जो फ्यूजन होगा वो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब फ्यूजन वो कांस्टेंट है क्या, नहीं है ना, मतलब एनर्जी डिफरेंट लग सकती है क्या, नहीं। सो कांस्टेंट टर्म मतलब ये जो टर्म है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर ही यानी इस प्रेशर के ऊपर ही जो आपको इंथैल्पी मिलेगी, ओके वो क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसी टेम्परेचर के ऊपर उतनी इंथैल्पी मिलेगी। आप कहाँ पे जाए आप मतलब वो अगर कंडीशन आपने रखी तो उसके आपको इंथैल्पी उतनी ही मिलेगी, ओके। सो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कौन सी भी हो, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हो, ओके। वेपराइजेशन मतलब क्या है, वेपर लिक्विड टू वेपर में कन्वर्शन होना, 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 मोल ऑफ वेपर्स में अगर कन्वर्शन हुआ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सो जिस तरह से जैसे कि यहाँ पे क्या लिया हुआ है, H2O सॉलिड में था, H2O लिक्विड में था, ये यहाँ पे लिक्विड चाहिए, सो टू द H2O टू वाटर। अब देखिए गैस, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देनी पड़ेगी, है कि नहीं, लिक्विड टू गैस के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। सो डेल्टा एच, सो हीट देनी पड़ेगी, यानी क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है, इट मीन्स दैट द रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, द रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, क्लियर है। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या,
सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, इसके लिए भी एनर्जी लगेगी। ओके, मतलब क्या, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर वन इंथैल्पी चेंज कितना रहेगा रिएक्शन में। ओके, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ गैस और 1 मोल ऑफ वेपर्स। क्लियर है? और इसमें भी देखिए एनर्जी लगती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब क्या, आयन तैयार करना। अब देखिए, आप कौन सा भी आयन लेना, आयन मतलब क्या, Na सोडियम है, सोडियम का Na पॉजिटिव तैयार करना होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ओके, ये जो आयनाइजेशन की इंथैल्पी है, ओके, आयनाइजेशन इंथैल्पी आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में, मतलब पीरियोडिक टेबल 11 का चैप्टर है, उसमें इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन टेकिंग। ओके, सो वो जो इंथैल्पी रहती है उसमें वो निगेटिव रहती है एंड पॉजिटिव रहती है। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ओके, सो एनर्जी चाहिए होता है, सो इट विल बी आल्सो पॉजिटिव। ओके, सो when the enthalpy change when the one electron is removed from the 1 mole of gases, मतलब क्या, पूरे के पूरे 1 मोल ऑफ गैस है। ओके, 1 मोल ऑफ गैस है, उसमें से ईच, ओके, उसमें से ईच एटम में से ईच इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ओके, ईच 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगती है, उसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। क्लियर है? कुछ नहीं, इजी है। ओके, आपको इसमें से कौन सी भी इंथैल्पी आप पूछे जा सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको पता होगा कि इट इज एन इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे 1 मोल ऑफ गैस आइटम ने लिए। ओके, मतलब जितने भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने, एन ऑफ एवोगाड्रो नंबर, यानी कि क्या 6.0632 × 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन किसने लिए, इतने ही नंबर के एटम ने लिए। ओके, इतने ही नंबर के एन ऑफ एटम ने लिए। ओके, क्लियर है? ओके, सो दिस वाज फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेते समय कितनी एनर्जी चेंज हुई। ओके, और ये हमेशा क्या रहती है पता है, ये निगेटिव रहती है। एक ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज निगेटिव ऑलवेज, क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि स्टेबल बनाना पड़ता है। ओके, सो स्टेबल बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी ये मतलब क्या रहती है, निगेटिव रहती है। एक्सेप्शन है ऑक्सीजन के केस में, जब ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू O पॉजिटिव पहले से ये, सो O2 डाई पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होता है तो ये पॉजिटिव रहती है। ओके, सो इसका रीजन अलग है, थोड़े से मतलब एक्सेप्शन रहते हैं ना, उस तरह से। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अभी आपने देखा होगा बहुत बार कि आपने कभी वॉशिंग सोडा लिया होगा, वॉशिंग सोडा जिससे आप कपड़े धोते, उसको अगर आपने वाटर में डाला तो वो क्या हो जाता है, वो सोल्यूबल हो जाता है कि नहीं, मतलब उसका सोल्यूशन तैयार होता है। बट अगर आपने उसको फिल किया, ओके, आपने अगर उसको फिल किया तो आपको क्या होता है, वार्म लगता है। ओके, सो आपने आप कभी कहीं यहाँ पे हीट दी क्या, नहीं दी, हीट नहीं दी, तो फिर हीट आई कहाँ से, सो हीट कहाँ से आई, जब ये सोल्यूशन फॉर्म होता है। ओके, सो इंथैल्पी चेंज, ओके, उसकी इंथैल्पी चेंज होगी क्योंकि टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड पीवी टाइप ऑफ वर्क, ये सब हुआ। सो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, ओके, गिवन क्वांटिटी मतलब 1 मोल किसी में भी हो सकता है। ओके, सो गिवन क्वांटिटी प्रोबेबली यहाँ पे 1 लीटर भी होता है। ओके, मतलब 1 मोलार के लिए सपोज सोल्यूशन तैयार करने के लिए कितनी एनर्जी चेंज हुई, इंथैल्पी चेंज हुई। ओके, सो उसे सोल्यूशन फॉर्म करते समय आपको कितनी एनर्जी चेंज हुई, सिंपल में उतनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ती है, मतलब उसकी उतनी जो इंथैल्पी रहती है उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके, अब ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए, सोल्यूट रहता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, सॉल्यूशन के साथ उसके साथ वो बॉन्डिंग तैयार करता है। ओके, सो इस तरह से सॉल्यूशन के साथ बॉन्डिंग तैयार करता है। बॉन्डिंग कैसे, मतलब ये एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं, इट इज अडेयर मतलब जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल किसी सरफेस के ऊपर अडेयर रहता है ना, उस तरह से वहाँ पे बॉन्डिंग रहती है क्या, नहीं, उसी तरह से यहाँ पे एक सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या करता है, मतलब लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और वन डायरेक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बॉन्डिंग, इस तरह से बॉन्डिंग तैयार करता है। ओके, नॉन केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो ये जो बॉन्डिंग रहती है, ये एनर्जी जब कभी बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी रिलीज हुई मतलब क्या, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, निगेटिव। ओके, सो मतलब क्या, कभी कभी क्या रहता है, मतलब ये निगेटिव भी रह सकता है, कभी क्या रह सकता है, यहाँ पे बॉन्ड मतलब ब्रेक भी हो सकते हैं, और डिपेंड रहता है। ओके, इट इज डिपेंड ऑन द 2 थिंग्स, ये आपको बाद में बता दूंगा मैं, ये इट इज डिपेंड ऑन द 2 थिंग्स, हाइड्रेशन इंथैल्पी एंड सेकंड इज सोल्यूट इंथैल्पी। ओके, सो हाइड्रेशन इंथैल्पी एंड सोल्यूट इंथैल्पी दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है, ये हमेशा निगेटिव रहती है,
ये निगेटिव या पॉजिटिव दोनों रह सकती है, जिसके कारण टोटल जो रहती है वो पॉजिटिव और निगेटिव रह सकती है। ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या रहती है, इंथैल्पी चेंज। ओके, आपको बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ओके, और जो मैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब जितने भी इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन और कौन सी भी इंथैल्पी हो, उसमें से कौन सी भी इंथैल्पी आपको पूछी जा सकती है। क्लियर, ध्यान में रखिए, कौन सी भी इंथैल्पी आपको 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। राइट व्हाट इज मीन बाय इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय इंथैल्पी ऑफ सबलाइजेशन। ओके, इस तरह से। ओके, सो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या, एटम्स तैयार करना। एटम्स कहाँ से तैयार हो सकते हैं, मॉलिक्यूल से, है कि नहीं। मतलब मॉलिक्यूल से एटम्स तैयार, एटम तो तैयार नहीं हो सकते, बट एटम को हम मतलब एटम डिसोसिएट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दिखा, आयन तैयार करना, उसी तरह से एटम तैयार करना। मतलब क्या, जब कभी वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये गैसियस ही होना चाहिए। क्यों गैसियस होना चाहिए, ओके, ये बाद में बताऊंगा। पहले सबसे पहले 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंसेज डिसोसिएट टू इट्स एटम। मतलब क्या, अगर Cl2 के 1 मोल लिया, ओके, Cl2 के 1 मोल ऑफ Cl2 लिया, इसके जितने भी एटम्स तैयार हुए, ओके, उतने के लिए जितनी एनर्जी लगी, अब इसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो मतलब क्या, एनर्जी लगेगी या फिर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है कभी कभी। सो ओके, सो एटम में तैयार करने के लिए आपको जितनी एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इंथैल्पी चेंज जितनी भी रहती है रिएक्शन के बीच में, उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और देखिए, मैंने गैसेस क्यों पूछा गया है यहाँ पे। अब देखिए, अब क्लोरीन क्या रहता है, सॉलिड में भी रह सकता है, क्लोरीन लिक्विड में भी ले सकता है, क्लोरीन लिक्विड में भी रह सकता है, क्लोरीन गैस में भी रह सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर भी आपको मतलब क्या, अगर ये गैस टू एटम होगी, ओके, गैस टू एटम होगी, यही हम एनर्जी लेते, ये वाली यहाँ पर भी एनर्जी लगेगी। ओके, अगर सॉलिड टू अगर एटम होता तो यहाँ पर 3 एनर्जी लगती, ये वाली एनर्जी, मतलब क्या, 2 एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही है। बट ये तो एनर्जी मतलब क्या है, ये एनर्जी मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये एंथैल्पी मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, है कि नहीं। मतलब ये एनर्जी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी क्या, नहीं, ये तो पहले से कंसीडर की हुई है। ओके, पहले, इससे पहले जो देखा है, बाद में क्या रहेगा, सिर्फ फिर ये वाली, मतलब क्या, गैस टू एटम में के लिए गैसियस 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्शन टू इट्स एटम। ओके, क्लियर है। इंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सी भी इंथैल्पी पूछी जा सकती है। ओके, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है हीट ऑफ द रिएक्शन। ओके, हीट ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या, कौन सी भी रिएक्शन हो, ओके, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कैसी रहती है। मतलब जिस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे, इंथैल्पी, सो रिएक्शन की मतलब कौन सी भी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, मतलब क्या, सपोज A प्लस B है, ओके, ये रिएक्टेंट है, ये क्या दे रहा है, C दे रहा है। सो इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, टोटल इंथैल्पी, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है। ओके, सो दैट विल बी सपोज डेल्टा H, है कि नहीं। सो डेल्टा H है। सो ये इंथैल्पी कहाँ से आएगी, ये इंथैल्पी कैसे निकालेंगे। सो दिस इंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, पूरी की पूरी ये डेल्टा F ऑफ द रिएक्शन विल बी H2 माइनस H1 मतलब क्या, इसके लिए इसकी फॉर्मेशन की इंथैल्पी, ओके, एंड इसके फॉर्मेशन की इंथैल्पी। ओके, ये जो रहेगा ये डेल्टा H1 रहेगा, इसका रहेगा डेल्टा H2, इसका मतलब निकालना, मतलब क्या, डेल्टा H। मतलब आपको सपोज दी हुई है कि इंथैल्पी ऑफ द C विल बी दिस वन, इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्टेंट विल बी दिस वन। ओके, सो दैट विल बी H2 माइनस H1। ओके, क्लियर है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, टोटल इंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज। ओके, रिएक्शन जब कभी भी होती है उसके दौरान जो कोई भी इंथैल्पी चेंज होता है उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज। ओके, नेक्स्ट है इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, एक्सोथर्मिक मतलब क्या, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करना, इंडोथर्मिक मतलब क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड होना। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड होना। ओके, अब देखिए, आप हमें पता है कि एक्सोथर्मिक के लिए क्या लिखते हैं हम, पॉजिटिव लिखते हैं। इंडोथर्मिक क्या लिखते हैं, ओके सॉरी, एक्सोथर्मिक के लिए क्या लिखते हैं हम, इंथैल्पी। ओके, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या लिखते हैं, डेल्टा H, वो लिखते हैं निगेटिव, एंड यहाँ पे एंडोथर्मिक के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये कैसे होगा, ये कैसे आप समझ सकते हैं। ओके, अब इससे पहले जो इससे वाला जो ये फॉर्मूला इसमें देखिए। ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा समेशन रहेगा, मतलब जितने भी प्रोडक्ट में होगे, ओके, जितने भी प्रोडक्ट में कंपोनेंट होगे उसका जो इंथैल्पी रहेगी। ओके, सपोज लाइक अगर हमने A प्लस B विल गिव C प्लस D, इस तरह से होगा। सो इसकी इंथैल्पी प्लस इसकी इंथैल्पी मतलब क्या, प्रोडक्ट की इंथैल्पी, मतलब समेशन ऑफ H2 प्लस समेशन ऑफ H1। ओके, समेशन ऑफ H1। ओके, मतलब क्या, समेशन ऑफ H1 मतलब क्या है, रिएक्टेंट की, इसकी सपोज H1, इसकी सपोज H12 है, इसकी H13 है, दोनों का ऐड करके क्या मिला हमें, H1 मिला। ओके,
सो जब कभी भी सपोज रिएक्टेंट की टोटल इंथैल्पी अगर इससे ज्यादा है, प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो वैल्यू मतलब आपकी जो रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। सो नेगेटिव अगर मिला, ओके नेगेटिव अगर मिला तो हम क्या कहते हैं, हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या, जब कभी भी रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज्यादा होगी, ओके एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट, ओके तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके उलट में किसके लिए होगी, यानी कि रिवर्स इसके एकदम एग्जैक्ट उलट किसके लिए होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब कभी भी प्रोडक्ट की एनर्जी इंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ओके तो अब क्या मिलेगा हमें, आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, नथिंग दैट इज नथिंग बट एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके अब देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, मतलब क्या, जिस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी देखी, अब कौन सा भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके लिए इंथैल्पी क्या हो रही है। ओके मतलब जो हमने ये जो हम रिएक्टेंट के, ओके जो रिएक्टेंट में हम जो फॉर्मूला लिखते थे, रिएक्टेंट मतलब H2 माइनस डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1, ओके सो इसके जो कंपोनेंट लिखते थे, मतलब इसका समेशन रहती थी, मैंने बताया था समेशन ऑफ H12 प्लस समेशन ऑफ मतलब H13, इस तरह से। ओके ये जो H1 एंड H2 ये जो दिख रहा है, पता है आपको ये क्या है, ये नथिंग बट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या, वो कंपाउंड खुद से, मतलब वो जो प्रोडक्ट हो या फिर रिएक्टेंट हो, ओके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो पहले से, अब रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बनता है, बट वो प्रोडक्ट भी कहाँ से बन सकता है कि नहीं, है कि नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट भी बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, जो हमने डेल्टा एच लिया था उसके लिए, ओके मतलब एच की वैल्यू ली थी डिफरेंट टाइप के लिए, वो जो रहता है उसे क्या कहते हैं हम, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या, इट इज एन इंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मतलब सपोज क्या, अगर सपोज H2O बन रहा है, H प्लस H2, सपोज H2O बन रहा है, ये H2O किसी भी रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट में भी हो सकता है एंड किसी भी रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट भी हो सकता है कि नहीं। सो तब उसकी जो इंथैल्पी लिखेंगे हम H यहाँ पर, या फिर रिएक्टेंट में जो H लिखेंगे और प्रोडक्ट में जो H लिखेंगे, ये जो H लिखेंगे ये कहाँ से आता है पता है, इसका H फॉर्मेशन के लिए। मतलब क्या, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब H2O किससे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ओके एंड H2O एंड मॉलिक्यूल वाटर से बनता है, मतलब ऑक्सीजन से बनता है। सो 1 मोल, इसका 1 मोल फॉर्मेशन के लिए आपको जो कोई भी ये जो लगते, ओके ये जो लग रहे, ओके मतलब इसके कंपोनेंट से आपको 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड अगर बनाना है, ओके द इंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मतलब 1 मोल ऑफ अगर H2 बनाने है उसके लिए आपको क्या लगेगा, उसके कंपोनेंट से आपको जितनी, मतलब कंपोनेंट से बनाने के लिए आपको जितनी एनर्जी लगेगी, मतलब जितनी एनर्जी इंथैल्पी चेंज होगी उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब क्या, सिंपल में वो जो कंपाउंड है उसको 1 मोल फॉर्म करने के लिए जितनी भी इंथैल्पी लगेगी फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम, ओके उसे क्या कहेंगे हम, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके जहाँ पे देखिए सपोज CO2 अगर फॉर्म करना है, CO2 कैसे फॉर्म हो सकता है, उसके कंपोनेंट से डायरेक्टली, उससे कंपोनेंट से, ओके नहीं ऐसे नहीं C+O2, ओके हाफ O2 मतलब CO2, इस तरह से नहीं, इसके जो एक्चुअल कंपोनेंट क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। सो डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ओके इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब कार्बन कैसा रहता है, सॉलिड में ही रहेगा, ओके सो सॉलिड में उसको जो पहले ही, मतलब जो यूनिवर्सली वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में, ओके यूनिवर्सली जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में उसको अगर लेना है, ओके यूनिवर्सली जो फॉर्म में लेना है उसी के फॉर्म में, उसके एलिमेंट से हमें क्या करना है, कंपाउंड फॉर्म करना है। क्लियर है, ओके सो इस तरह से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंड अब देखिए, आप ये पूछेंगे फिर बाद में कि सर ये भी तो एक रिएक्शन ही है, ओके ये भी तो एक रिएक्शन ही है कि नहीं। अब ये रिएक्शन है तो इसमें भी प्रोडक्ट है इसमें भी रिएक्टेंट है, ओके सो हमें तो ये तो पता गया, इसका एच तो पता चल गया, फिर इसका एच क्या हो सकता है, मतलब इसका इंथैल्पी क्या हो सकती है, ये भी फॉर्म हो सकता है क्या, मतलब जिस तरह से H2O फॉर्म हो रहा है, ये भी कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है, बट इट इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड है कि नहीं। सो इसके फॉर्मेशन भी इंथैल्पी चेंज होता है क्या, हाँ सो इसके फॉर्मेशन भी इंथैल्पी चेंज होता है, बट उसको क्या लेते हैं हम, इंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल और कोई भी हो, और कॉन्स्टिट्यूटेड एटम जो कोई भी नेचर में डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है उसकी जो इंथैल्पी चेंज रहती है वो रहती है 0, ओके सो वो जो इंथैल्पी चेंज रहती है वो रहती है 0। सो अगर आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूल, मतलब उसका जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल लिया है या फिर कौन सा भी फ्री एटम फ्री मॉलिक्यूल, ओके उसका ओरिजिनल फॉर्म में, ओके स्पेशल में क्या, ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे कार्बन हमेशा किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन का जो स्टेबल फॉर्म है वो कौन सा है, ग्रेफाइट वाला, ओके सो उसी फॉर्म में, ओके
क्लियर है। सो डेल्टा एच जो रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, 0 रहेगा, उसका मतलब जो फॉर्म करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है डेल्टा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब कंबशन मतलब क्या, जलना। सो जब कभी भी कंबशन नाम की प्रोसेस होती है, ओके, तो क्या तैयार होता है, सपोज CO2 NH2O फॉर्म होता है। ओके, CO2 NH2O फॉर्म होता है। सो उसके वक्त मतलब कंबशन जब कभी भी होता है तो उसके वक्त जो कोई भी एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज रहेगा, उसे क्या कहेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, डेल्टा एफ, ओके, डेल्टा एच सी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इसका जो डेफिनेशन है, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन द 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस इज कंप्लीटली बर्न्ड। ओके, कंप्लीटली बर्न, नॉट इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली बर्न। अब जब कभी बर्न होता है तो उसका कैसा लगता है, ओके, कौन सा भी रिएक्शन हो, कौन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ओके, उसके साथ उसको ऑक्सीजन के साथ लिख देना। ओके, एंड कार्बन प्लस H2O फॉर्म होता है। और मोस्टली जो बर्न होता है वो क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहते हैं। सपोज लाइक अगर आप देखिए कोई भी बर्न हो रहा है, मतलब पेपर बर्न हो रहा है, मतलब सेलुलोज बर्न हो रहा है। ओके, मतलब जो पेड़ की छाल रहती है उसमें सेलुलोज रहता है। ओके, तो वही बर्न हो रहा है। सो मतलब क्या, सेलुलोज एक इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, तो फाइनल में क्या होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन तैयार होगा। क्लियर है। एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब कभी भी कंबशन होता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है कि नहीं, एनर्जी मिलती है। सो एनर्जी मिलती है, इसलिए जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है वो क्या रहता है, निगेटिव रहेगा। मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज निगेटिव एक्सेप्ट इन सम केसेस। ओके, कुछ केसेस में नहीं है। ओके, बट मैक्सिममली हमें क्या मिलता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन विल बी नेगेटिव। और किसके लिए रहेगा, 1 मोल। ओके, किसके लिए, 1 मोल इंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर है। नेक्स्ट है बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब क्या, बॉन्ड जब कभी भी ब्रेक होगा उसके टाइम में जो इंथैल्पी चेंज रहेगा उसे क्या कहते हैं हम, बॉन्ड इंथैल्पी। एकदम इजी है, कोई चेंज नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इट इज अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज रिक्वायर टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ओके, बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ, ओके, इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड इंथैल्पी। ओके, सो अब देखिए हमने सभी, मतलब जो इससे पहले जो कोई भी दिया है, हमने क्या लिया था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ एटम, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ एन आयंस। हमने फॉर्मेशन लिया था, हमने ब्रेकिंग का कोई भी कंसीडर नहीं किया था। बट जब हमें बॉन्ड इंथैल्पी देखेंगे तब वहां पे आपको बॉन्ड इंथैल्पी कैसे लिखना होगा बताएं, बॉन्ड इंथैल्पी ब्रेकिंग के लिए कैसी रहेगी। ओके, ये कैसे डिटरमाइन किया। ओके, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब ये जो हम देखेंगे इसके लिए हमने ब्रेकिंग ही क्यों कंसीडर किया। अब देखिए, जब कभी भी अभी आपको तो पता है कि बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, आपको तो पता है। बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है तो आपको समझ में आएगा। बट बॉन्ड फॉर्म कब होता है ये तो हमें पता नहीं रहता। मतलब क्या, अब देखिए एक एटम है आपके रूम में, और दूसरा एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो कोई भी कंपाउंड फॉर्म के लिए एटम लगेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे कमरे में। सो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और वो बॉन्ड तो फॉर्म करता रहेगा। मतलब क्या, हमें पता नहीं रहेगा कि व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड हैज बीन स्टार्टेड। अब जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ स्टार्टेड हमें ये पता नहीं लगेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है हमें पता नहीं लगेगा, है कि नहीं। मतलब इन द सेंस हमें बॉन्ड फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ ये पता नहीं रहेगा, इसलिए हम फॉर्मेशन की इंथैल्पी नहीं लेते। हम क्या लेते हैं, हम वहां पे इंथैल्पी ऑफ ब्रेकिंग। ओके, बॉन्ड ब्रेक के समय, क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड पूरे तरीके से कंप्लीटली बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो उसकी जो इंथैल्पी चेंज रहेगी ये हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर टोटल अगर रिएक्शन के लिए अगर लिखिए, ओके, मतलब क्या, अब देखिए ये रिएक्शन है, HCl एक बॉन्ड है, H एंड Cl बॉन्ड के लिए आपको जो कोई भी ब्रेकिंग के लिए, मतलब H एंड Cl में एटम में, ओके, उसके एटम में कन्वर्ट कर लीजिए इनटू इट्स एटम। ओके, सो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। ओके, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। ओके, सो HH है एंड HH है। ओके, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये पूछेंगे कि आप तो कि HCl एक पूरा का पूरा कंपाउंड है। ओके, सपोज ये HCl नहीं, ये क्या है, CCl बॉन्ड है। ओके, CCl बॉन्ड है। अब ये CCl बॉन्ड मतलब नेचर में ऐसा है, CCl बॉन्ड है, एग्जिस्ट है, ऐसा आप कंसिडर कीजिए। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, फिर भी आप कंसिडर कीजिए CCl बॉन्ड एग्जिस्ट है। उसके लिए एंथैल्पी लगी सपोज H1, सपोज डेल्टा H लगी, सपोज डेल्टा H लगी, H1 लगी, एंड CCl बॉन्ड है किसमें, CCl4 में। ओके, CCl4 में CCl बॉन्ड है कि नहीं। सो ये दूसरा कंपाउंड है, तो उसके लिए CCl बॉन्ड के लिए सपोज इंथैल्पी लगी, एक बॉन्ड ब्रेक के लिए आपको लगी सपोज इंथैल्पी H2। सो ये देखिए, ये कंपाउंड अलग है, ये भी कंपाउंड अलग है। सो कंपाउंड अलग होने के कारण अगर कंपाउंड अगर सपोज अलग है तो क्या
तो क्या इसके लिए एंथैल्पी अलग लगेगी या फिर सेम लगेगी? मतलब क्या, इसका बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसका है? CCl का बॉन्ड है इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, सपोज CCl HCl3, ओके, मतलब क्या, सपोज CCl3H, इसके लिए जो इसका बॉन्ड है ये इस फॉर्म में एंड CCl फॉर्म में। सो इसमें जो मैं समझ रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, मतलब क्या, डिफरेंट बॉन्ड है डिफरेंट कंपाउंड में, मतलब जो सेम बॉन्ड है, ब्रेकिंग ऑफ द सेम बॉन्ड इज डिफरेंट कंपाउंड, क्या उसकी इंथैल्पी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? उसकी इंथैल्पी रहेगी हमेशा सेम। मतलब क्या, डेल्टा H1 विल बी इक्वल टू डेल्टा H2, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपाउंड इन विच इज एग्जिस्ट। मतलब जो बॉन्ड है, जो कोई भी बॉन्ड हम ब्रेक कर ले, वो बॉन्ड की इंथैल्पी हमेशा सेम रहेगी, आइदर इट इज इन अ कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड, मतलब कौन सा भी कंपाउंड है उसमें का बॉन्ड हो, एंड सपोज ये एक कंपाउंड है CCl4 है, उसमें का Cl बॉन्ड, उसकी इंथैल्पी, एंड HCl3 इसमें का जो CCl बॉन्ड है, ओके, इसकी जो इंथैल्पी है वो क्या रहेगी? हमेशा सिमिलर रहेगी, ओके, वो क्या रहेगी? हमेशा सिमिलर रहेगी। नेक्स्ट है एवरेज इंथैल्पी। मतलब क्या, एवरेज इंथैल्पी मतलब क्या, सपोज दो बॉन्ड है, ओके, दो बॉन्ड है, तो क्या रहेगा कि एक बॉन्ड है उसकी इंथैल्पी एंड दूसरी बॉन्ड है उसकी इंथैल्पी, ये दोनों की इंथैल्पी आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके मतलब क्या, इसके लिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए इंथैल्पी अलग अलग रख रही है, सपोज इसके लिए बॉन्ड के लिए अलग रख रही है, सो दोनों को मिलाकर, मतलब क्या, दोनों को मिलाकर अगर पॉलीएटमिक अगर कंडीशन रही, सपोज पॉलीएटमिक अगर कंडीशन रही, तो उसमें के लिए जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी लगेगी, सपोज यहाँ पर एनर्जी क्या लगी? H1 लगी, यहाँ पर एनर्जी क्या लगी? सपोज इंथैल्पी क्या लगी? H2 लगी। सो टोटल जो ब्रेक करने के लिए इंथैल्पी क्या लगेगी? फिर H1 प्लस H2/2, मतलब क्या, उसका एवरेज। सो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी मतलब क्या, इन पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, ओके, पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स में एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या? इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बिटवीन द टू एटम्स इन अ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल। मतलब जो कोई भी दो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें की जो, मतलब क्या, उसका H1 लेना, उसका H2 लेना, H3 लेना, H4 लेना, कोई भी हो, जितने भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी हो, उसका एवरेज लेना, एंड उसी तरीके से मतलब क्या, OH बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी? फिर उतनी होगी, ओके। और हमेशा जो आपको इंथैल्पी दी जाती है वो हमेशा एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी दी जाती है, ओके। इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आपको मतलब दे चुके होंगे, ओके। इसके इंथैल्पी, इसके जो आपको जो कोई भी जो न्यूमेरिकल्स है, उसके न्यूमेरिकल्स आपको एकदम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझाए हुए मैंने, सो आप उसको देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक लॉ है कॉल्ड एज हिसेस लॉ, ओके। हिसेस लॉ क्या कहता है? हिसेस लॉ क्या कहता है? ओके, सपोज CO2 कैसे फॉर्म होता है? CO2 कैसे फॉर्म होता है? C प्लस O2 से CO2 फॉर्म होता है कि नहीं? फॉर CO2 कैसे फॉर्म हो सकता है? CO प्लस O2, इससे भी फॉर्म हो सकता है CO2, है कि नहीं? और कैसे फॉर्म हो सकता है? मतलब कैसे भी, मतलब किसी तरीके से भी फॉर्म हो सकता है, ओके। सो इसके जो फॉर्मेशन की इंथैल्पी है, इसके फॉर्मेशन की, एक ध्यान में रखिए, फॉर्मेशन, ओके, इसके फॉर्मेशन की एल्पी, फॉर्मेशन मतलब क्या? इससे, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, ओके। सो अगर हमने C प्लस O2, ओके, हाफ O2, मतलब पहले क्या किया हमने? CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म किया, और बाद में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। सो इसकी जो टोटल इंथैल्पी रहेगी, टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगी, इससे ये क्या सिमिलर रहेगी? इसकी इतनी, उसके फॉर्मेशन इंथैल्पी भी, ये क्या सिमिलर रहेगी या डिफरेंट रहेगी? सो इसका पाथ के ऊपर, मतलब क्या, हिसेस लॉ क्या कहता है? द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय रिएक्शन। मतलब क्या, अगर आपको CO2 फॉर्मेशन करना है, ओके, उसके लिए जो इंथैल्पी चेंज है, ओके, ओके, इट इज, जो कोई भी होगा उसके लिए इंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू द, इफ इट इज गो फ्रॉम द दिस प्रोडक्ट। मतलब क्या, डायरेक्टली अगर फॉर्म किया तो उसकी जो इंथैल्पी है वो भी उतनी रहेगी जितनी कि वो अगर CO2, मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म के अगर गया, ओके। इसे क्या कहते हैं? हिसेस लॉ, ओके, क्लियर है? इसे क्या कहते हैं हम? हिसेस लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ हिसेस लॉ, हिसेस लॉ का मोस्ट ऑफ मतलब जो रिएक्शन रहती है उसमें यूज होता है, ओके। जैसे कि आपको एक कौन सी भी रिएक्शन दी हुई है, दो रिएक्शन को आपको कंपेयर किया जा सकता है, ओके। इसका आपको पूरा डिटेल मैं अभी बता रहा हूँ, वो दिया हुआ है आपको आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए है उसमें, ओके। सो न्यूमेरिकल सॉल्व के उसमें आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है एक एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ओके। एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी का कैसे रिलेशन है?
स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी आपको क्या समझ में आता है? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या है? एक जलद है। जलद मतलब क्या? वो कौन सी भी, सपोज स्पॉन्टेनियस, सपोज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ऐसा क्या है? मतलब क्या? रिएक्शन जलद है। ओके, सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या? विच टेक्स प्लेस इन अ वन डायरेक्शन, ओके, इन अ डायरेक्शन विच इज द एनर्जी इज लोअर। ओके, सो अब देखिए, आप कौन सी भी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है मतलब क्या? प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है? जब उसकी एनर्जी लो होती है, मतलब क्या? उसकी एनर्जी कम होती है। ओके, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, उसके ऐसा कहते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ओके, इसकी स्पॉन्टेनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो फ्री एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, पर फिर भी आप स्पॉन्टेनिटी के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या? रिएक्शन, कौन सी भी रिएक्शन हो रही है उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में उसकी एनर्जी लो हो रही है। ओके, सो ये अगर देखिए आपको तो कैसा बताया हुआ कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच इस एनर्जी इज लोअर। सपोज मतलब क्या? एनर्जी कैसी लोअर होती है? सपोज आप देखें कि कप ऑफ टी है, कप ऑफ टी कैसे किस डायरेक्शन में जाएगा? जिसमें उसकी एनर्जी कम होगी। मतलब क्या? कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो कप ऑफ टी। सो ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अपने आप होती है। उसको कौन से भी मतलब उसको खुद से करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको मतलब उसको फ्रिज में रखा और उससे एनर्जी निकालनी पड़ी? नो, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। ओके, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। सो जिस तरह, सो द रिएक्शन विच इज हैपन्स ऑन इट्स ओन इट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, लाइक इग्निशन ऑफ मतलब क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। ओके, उसके लिए आपको क्या कर सकता है? आपको सिर्फ उसको आइदर उसको एकदम मतलब पहली बार उसको इग्नाइट करना पड़ेगा और बाद में वो खुद से ही जलता रहेगा। उसी तरीके से जैसे कि जिस तरह से कोल्ड हॉट कप ऑफ टी खुद से कोल्ड हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें मैंने एक चीज बताई हुई है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी लोअर होती है। तो चीज बताई हुई है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी लोअर होती है, जैसे कि हॉट कप ऑफ टी कोल्ड कप ऑफ टी में कन्वर्ट होता है। बट अगर आप देखें कि आइस क्यों मेल्ट होता है, फिर आइस तो मेल्ट होकर क्या कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर तो एनर्जी लगती है। सो इट इज नॉट कंसेप्ट विथ, मतलब यही बताने के लिए मैंने बताया था कि इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एनर्जी, कि एनर्जी लो अगर हुई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, ऐसा नहीं। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या? वो खुद से अगर होता है। ओके, सो ये आपको पूछा नहीं जाएगा। ओके, मैं आप भी बताता हूँ कि पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ बताने के लिए आपको बताया कि क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट है इंट्रोपी, ये इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि वो रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी एंड स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब वो कंटिन्यू रहेगी। इसमें एनर्जी लो हो सकती है या फिर एनर्जी मतलब एनर्जी गेन भी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट है इंट्रोपी। इंट्रोपी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द केमिकल रिएक्शन टू बी हैपन। ओके, इंट्रोपी के साथ फ्री एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इंट्रोपी? एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। ओके, एंट्रोपी मतलब क्या? रैंडमनेस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस। ओके, अब देखिए रैंडमनेस मतलब क्या होता है कि आपने अगर गैस के मॉलिक्यूल लिए इन अ कंटेनर एंड गैस मॉलिक्यूल एंड लिक्विड मॉलिक्यूल लिए एंड सॉलिड मॉलिक्यूल लिए। ओके, सो कौन से मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है? ऑब्वियस है, गैस के मॉलिक्यूल क्या है? फ्री टू मूव है। सो गैस के मॉलिक्यूल क्या है? इस तरह से फ्री टू मूव है। सो उसकी रैंडमनेस क्या है? ज्यादा है। वो किसी कौन से भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसका रैंडमनेस क्या है? ज्यादा है। सो इंट्रोपी मतलब क्या होता है कि जिसकी रैंडमनेस ज्यादा हो। ओके, इंट्रोपी मतलब द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या रहेगी? इंट्रोपी, नॉट अ इंथाल्पी। ध्यान में रखिए, इंट्रोपी नॉट अ इंथाल्पी। ओके, सो इंट्रोपी इज नथिंग बट डेल्टा एस के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो जब कभी भी रिएक्शन होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि लिक्विड टू गैस होता है, गैस टू लिक्विड होता है। ओके, सो मतलब क्या? कौन सी भी रिएक्शन होती है तो उसमें एंट्रोपी चेंज होता रहता है। वो कोई भी रिएक्शन हो उसमें उससे सॉलिड तैयार होगा या फिर लिक्विड चेंज होगा या फिर कोई भी हो। मतलब क्या? जिस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज होगी, ओके, मतलब क्या? रैंडमनेस बढ़ेगी। सो क्या कहेंगे हम? डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब क्या? एंट्रोपी बढ़ रही है। सो चेंज क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। So delta S will be positive in case of randomness increases. Okay, and delta S will be decreases when the randomness decreases. Okay, so degree of randomness is nothing but entropy. So जब कभी भी मेल्ट होगा आइस मेल्ट होगा तो आइस अगर मेल्ट हुआ तो उसका क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। सो लिक्विड हुआ तो उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ गई। सो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई? पॉजिटिव। सो डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी चेंज क्या हो गया? उसका पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है उसके पास डेल्टा एस विल बी। सो ये जो बता रहा हूँ ये किसके लिए बता रहा हूँ? सो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है इसके लिए। ओके, पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है इसके लिए। ओके,
पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही इसलिए। तो सपोज लाइक सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, ओके सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है लाइक सो क्या हो जाएगा, इस डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है नहीं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो इन मतलब क्या आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, तो अगर उसकी रैंडमनेस बढ़ गई तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसा। सो इस तरह से, ओके क्लियर है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट है इसमें डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है। डिसोसिएशन मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हुआ तो उसके एटम में हो रहा है। सो एटम मतलब क्या, मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, एक दूसरे के पास रहते हैं। सो पर्टिकुलर रिएक्शन लाइक यहाँ पे देखिए कि डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में। ओके सो एटम में कन्वर्ट हो गया तो मॉलिक्यूल से एटम क्या है, ज़्यादा फ्रीडम है, उसके बाद ज़्यादा फ्रीडम है तो उसका डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसकी रैंडमनेस बढ़ गई। ओके सो अब देखेंगे हम इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके सो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक समझना होगा कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रूव्ड। ओके सपोज उसको आप कंसिडर करेंगे हम किसी के पास मनी के साथ। सपोज अभी किसी के पास मनी है ज़्यादा, मतलब उसके पास क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसकी रैंडम मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, सपोज उसके पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, तो वो स्टेबल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। उसके पास मतलब उसकी रैंडमनेस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। मतलब क्या, जिसके पास पैसा है वो क्या कहेगा खुद से, मतलब ज़्यादा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास ज़्यादा वो क्या रहेगा, रैंडमनेस रहेगी उसके पास, मतलब वो खरीदेगा, कुछ भी करेगा इस तरह से। वो पर्टिकुलर टॉपिक में जाएगा या फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जा सकता, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पैसा है। मतलब क्या, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ओके उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, उसकी रैंडमनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। मतलब क्या, रैंडमनेस और एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एंड नेक्स्ट थिंग मतलब क्या, अगर देखे टेम्परेचर के साथ, ओके सपोज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा टेम्परेचर के पास अगर उसकी रैंडमनेस, सो ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद उसके पास अगर मतलब वहाँ से अगर चेंज हो रहा है, वहाँ से अगर चेंज हो रहा है, सो वहाँ से कम चेंज होगा। मतलब क्या, अगर देखिए आपके पास कम पैसा है और आपने कम पैसे से डायरेक्टली आप सपोज आपके पास 10,000 है, 10,000 से आप डायरेक्टली 1 करोड़ के पास गए, तो आपके पास मतलब 1 करोड़ के पास अगर गए तो आपकी रैंडमनेस ज़्यादा हो गई आपके पास, मतलब आप मतलब अंदर से खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। बट अगर आप यही देखिए कि अंबानी के अगर हम अंबानी कंसिडर करें, तो अगर उसके पास वो मतलब 1,000 करोड़ है और 1,000 करोड़ से वो 1,000 करोड़ टू द 1 गया, ओके 1,000 करोड़ एंड 10 गया, सपोज 1,000 करोड़ एंड 10 गया, ओके 1,000 करोड़ 10 इतना गया, तो मतलब क्या उसको इतना वो उसकी इतनी खुशी होगी क्या, क्योंकि उसके पास मतलब उसका जो चेंज रहा, ओके टेम्परेचर सपोज, मतलब क्या उसके पास पैसा, टेम्परेचर मतलब क्या, पैसा कंसिडर करिए, मतलब क्या हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो उसकी रैंडमनेस होगी वो उतनी चेंज नहीं होगी, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब क्या, द रैंडमनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पर्टिकुलर रिएक्शन में कि डेल्टा एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू, मतलब चेंज उसके पास कितनी एनर्जी है एंड टेम्परेचर। ओके सो एस विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, ओके एंड अपॉन टेम्परेचर। सो क्यू रिवर्सिबल क्यों किया गया है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में ही ज़्यादा मतलब ये क्या होती है कि रैंडमनेस होती है। ओके कौन सी भी रिएक्शन रिवर्सिबल है मतलब वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब क्या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सो एंथैल्पी इज ऑलवेज फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके सो ये था अपना थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, सो जिसमें कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के जो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने बताए हुए है, और जो फ्री एनर्जी है वो फ्री एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें नहीं है। ओके सो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको ज्वाइन सेक्शन में मिल जाएगी। आप अगर ज्वाइन सेक्शन में गए तो आपको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनी है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट 175 कुछ तो है, और आपको मतलब आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगी कि आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको रेडीमेड हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप ज्वाइन सेक्शन में मिल सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टू द एंड। वैसे थैंक यू तो मुझे नहीं करना चाहिए, थैंक यू तो आपको कहना चाहिए कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा, क्योंकि आपके पास पेशेंस है, ओके आप कुछ करना चाहते हैं। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई कौन सा भी चैप्टर लेके। ओके बाय बाय।